हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर चैप्टर एग्जम्पशंस। बहुत टाइम से आपको इंतजार था इस चैप्टर का कि सर कब कराओगे एग्जम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर भी है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। जब जीएसटी लॉ आया तो बहुत सारी ऐसी आइटम थी जो सप्लाई में कवर हो रही थी, और सप्लाई में कवर हो रही थी क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस में या फिर कंसिडरेशन के साथ हम काम कर रहे थे, तो सप्लाई में कवर हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया और गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ जगह पे हम बिजनेस होते हुए भी, कंसिडरेशन होते हुए भी, हम सप्लाई तो वो है बट उसको हम एग्जम्प्ट करें, छूट दे दें, हम जीएसटी ना लगाएं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर सप्लाई में, ये सप्लाई आती है, आपके सामने सप्लाई है, कई तरह की सप्लाई होती हैं जैसे कि टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, नॉन जीएसटी। इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। जैसे कि हम सप्लाई पढ़ के आए थे, मैं आपको ये भूमिका इसलिए बता रहा हूं चैप्टर की क्योंकि चैप्टर करने से पहले हमें पता होना चाहिए चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, और मैंने साथ में आपके कुछ हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं। हमने एक वोटिंग की थी टेलीग्राम चैनल पे कि आपको ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना है या प्रॉपर बुक से पढ़ना है जैसे पढ़ते हैं हम। तो मिक्स अप्रोच, मिक्स वोटिंग आई थी हमारे सामने, उस हिसाब से मैंने चैप्टर को तैयार किया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन हो पाए फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो मैं बता रहा था आपको, सप्लाई चैप्टर पढ़ा था हमने, वहां पे पढ़ा था हमने सप्लाई अगर होता है, बिजनेस के लिए हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कंसिडरेशन होता है तो सप्लाई होता है। अब कोई चीज सप्लाई है, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है जी सप्लाई तो ये बन गई बट इस पे हम जीएसटी लगाना नहीं चाहते, इस पे हम एग्जम्पशन देना चाहते हैं। तो एग्जम्पशन तभी मिलती है जब वो सप्लाई बन रही है। ध्यान रखना मेरी बात, अगर कंसीडरेशन नहीं है हमारी, मान लो हमने कोई ऐसा काम किया है जो कि चैरिटेबल काम है, तो उसमें कंसीडरेशन हमें मिला बट वो कंसीडरेशन में काउंटर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो एग्जम्पशन की बात नहीं आएगी। इस बात को ऐसे समझ लो कि मैं एक रूम में बैठा हूं और मैं किसी ऐसे बंदे को बोलूं जो ऑलरेडी बाहर खड़ा हुआ है, मैं बोलूं गेट आउट, इस रूम से बाहर चले जाओ, तो वो बंदा तो ऑलरेडी उस रूम से बाहर है। उस रूम के बाहर खड़े हुए बंदे को बाहर जाने के लिए बोलना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई चीज सप्लाई के दायरे से ही बाहर है तो उसकी तो एग्जम्पशन की कोई नीड है ही नहीं। तो सप्लाई वो है और लेवी है उसके ऊपर, तभी हम एग्जम्पशन की बात करेंगे। अदरवाइज एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ जगह पे एग्जामिनर आपको दे देगा जी ये सप्लाई करी है, बिजनेस के लिए करी है, कंसिडरेशन नहीं मिला, आप बोलोगे सर इस पे एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट नहीं है, वो तो सप्लाई नहीं है क्योंकि सेक्शन 7 में वो कवर ही नहीं हो रही। अगर कवर नहीं हो रही तो एग्जम्पशन की बात हम नहीं करेंगे। सर ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लॉ में दी हुई है एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन, वहां पे लिखा हुआ है एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। ये तो आपकी टैक्सेबल सप्लाई में आती है, जीरो रेट सप्लाई। किसी स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कल टेलीग्राम चैनल पे कि सर ये जीरो रेट सप्लाई क्या होती है? जीरो रेट सप्लाई वो होती है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं या सप्लाई टू एसईजेड करते हैं, उसको हम जीरो रेट सप्लाई बोलते हैं। तो एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ गवर्नमेंट ने? एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर ये नील रेटेड सप्लाई क्या होता है? नील रेट सप्लाई वो होता है जैसे मान लो गवर्नमेंट ने आपके एचएसएन कोड के आगे, जो आपका एचएसएन नंबर है उसके आगे लिख दिया नील लिख दिया, तो इसका मतलब वो जो आइटम है उसका जो कोड है उसके आगे लिखा हुआ है जीरो या नील, इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं लगना। वो टैक्स रेट नोटिफिकेशन के द्वारा हमने जीरो किया है। और अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो सेक्शन 11 में आती है एग्जम्प्टेड सप्लाई। सेक्शन 11 में गवर्नमेंट ने बोला इस सप्लाई पे हम टैक्स नहीं लेंगे, ये माफ है। तो दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस है। प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों को एक ही माना जाता है, बट हाँ टेक्निकली डिफरेंस है कि अगर किसी रेट के आगे, किसी सर्विस के आगे, किसी गुड्स के रेट के आगे अगर नील लिखा हुआ है उसको बोलते हैं नील रेटेड। अगर हमने सेक्शन 11 में जो आज हम पढ़ेंगे हमने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से उसको एग्जम्प्ट किया है तो उसको बोलते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई। जीरो रेट क्या होता है सर? जीरो रेट का मतलब होता है जो आपने एक्सपोर्ट किया है या फिर आपने सप्लाई किया है एसईजेड को। और नॉन जीएसटी या नॉन टैक्सेबल होता है जो सेक्शन
9 में लेवी नहीं है जिसके ऊपर, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल। तो ये हमारा थोड़ा डिस्कशन है कि एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है। एग्जम्प्ट सप्लाई गवर्नमेंट एग्जम्प्ट क्यों करती है? क्योंकि जरूरत है। अब जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हम किसान को भी तंग करें और किसान से सामान खरीदने वाले को भी तंग करें, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो देना है कंज्यूमर को ही। तो ना तो हम चाहते कंज्यूमर तंग हो और ना हम चाहते किसान कंप्लायंस करे, क्योंकि अगर टैक्स देना होगा तो किसान को कंप्लायंस करने के लिए क्या पढ़ना लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ना तो हम ये चाहते कि सप्लायर तंग हो, ना हम चाहते रेसिपिएंट तंग हो। गवर्नमेंट ने बोला हम तो इस आइटम पे एग्जम्पशन दे रहे हैं, मतलब छूट दे रहे हैं, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो इसकी हम बात करेंगे आज। बात कैसे करेंगे जी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हम डिस्कशन करेंगे, मैंने इस चैप्टर बहुत लेंथी है तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं आपको इसको कुछ पार्ट्स में दूंगा, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में दूंगा मैं आपको। तो ये पार्ट ए आप डाउनलोड कर लेंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसके बाद पार्ट बी दूंगा, उन दोनों को मर्ज करके आपका चैप्टर बन जाएगा। बाद में मैं आपको फुल वर्जन भी दे दूंगा ताकि आप फुल वर्जन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर को। चैप्टर के अंदर नोटिफिकेशन बहुत सारी हैं, सारी नोटिफिकेशन क्लास में कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अराउंड 100 के आसपास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मतलब एंट्री है जो कि एग्जाम्प्ट की हुई है। तो सारी की सारी चीजों को कवर करना क्लास में पॉसिबल, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आई हुई है और जो मैंने रिसर्च करके निकाली है आपके लिए सेक्टर वाइज, उसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जम्पशन की जो सेक्शन की पावर है वो सेक्शन 11 में दी हुई है गवर्नमेंट को, और ये पावर दी हुई है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। पावर गवर्नमेंट को दी हुई है और गवर्नमेंट या तो नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट करेगी या ऑर्डर से एग्जम्प्ट करेगी। या तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देगी जी ये आइटम एग्जम्प्ट है, ये आइटम एग्जम्प्ट है, ये सर्विस एग्जम्प्ट है, आप नोटिफिकेशन निकाल दोगे। कुछ केस में गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कुछ स्पेशल केस है तो हम ऑर्डर से भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी स्टेट में बाढ़ आ गई या कोई हमारे देश में आपत्ति आ गई, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल के कोई चीज एग्जम्प्ट कर दी, उसको भी एग्जम्प्ट किया जा सकता है। ऑर्डर कब निकाला जाता है हमें याद होगा, टू रिमूव डिफिकल्टी इन द लॉ हम ऑर्डर पास करते हैं। तो पढ़ते हैं जी, नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट कब करेगी। गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट इज सेटिस्फाई इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं चाहिए हमारे को, पब्लिक इंटरेस्ट में आप निकालोगे। अब रामदेव बाबा जी मान लो पहुंच गए जी, मेरे को पतंजलि के सारे आइटमों पे एग्जम्पशन दे दो, तो पतंजलि पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बट हाँ आयुर्वेदा पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एग्जम्पशन नहीं आएगी, बट हाँ पूरे आयुर्वेदा के लिए हम एग्जम्पशन दे सकते हैं। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल डिसाइड करेगा एग्जम्प्ट जनरली और एक्सेप्ट एब्सोल्युटली टू सच कंडीशन। मतलब एक तो कंडीशन होती है 100% एग्जम्प्ट हो गया, विदाउट एनी कंडीशन। हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे जी, हम बोलेंगे नहीं कि कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप मिल्क बेचते हो, अगर आप मिल्क बेचते हो, अगर आप ग्रेन बेचते हो, तो आपको 100% एग्जम्पशन है। कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मिल्क अमूल का है या मिल्क मदर डेयरी का है, उससे कोई मतलब नहीं है। विदाउट एनी एग्जम्पशन मिल्क आपका पैकिंग में है, अनपैकिंग में है, मिल्क है तो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर हमने कोई कंडीशन लगा दी, कंडीशन जैसे कि अगर आपने चावल बेचे ब्रांडेड, अगर आप ब्रांड में बेचोगे तो एग्जम्प्ट नहीं है, अगर आप अनब्रांडेड चावल बेचोगे तो आपको एग्जम्प्ट है। तो हमने कंडीशन लगा दी जी, अगर ये कंडीशन पूरी करोगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद हम डेट बताएंगे कि ये एग्जम्पशन किस डेट से एप्लीकेबल होगी, और एग्जम्पशन हमारे लिए गुड्स और सर्विस दोनों के लिए आ सकती है, गुड्स के लिए भी आ सकती है और सर्विस के लिए भी आ सकती है। अच्छी बात क्या है कि आपके एग्जाम में गुड्स वाली एग्जम्पशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपके कोर्स में सिर्फ सर्विस वाली एग्जम्पशन आपके कोर्स का इंटर का और फाइनल का पार्ट है। ठीक है जी।
ऑर्डर का पास करेंगे जी हम। ऑर्डर गवर्नमेंट को लगता है अगेन पब्लिक इंटरेस्ट में, स्पेशल ऑर्डर निकाल देंगे अंडर एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि किसी स्टेट में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई आपत्ति आ गई, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जम्प्ट कर सकती है कुछ गुड्स और सर्विस को। उसके बाद एक गवर्नमेंट ने एक पावर रखी है एक्सप्लेनेशन की। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई एग्जम्पशन दी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एग्जम्पशन मिलेगी अप टू 7,500 तक मिलेगी। अब इस लोगों को कंफ्यूजन है कि सर अप टू का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप टू? क्या 7,500 के तक एग्जम्पशन है? अगर मान लो हमने 8,000 की सप्लाई कर दी तो क्या 500 पे मिलेगी या पूरे 8,000 पे टैक्स हो जाएगा? तो ये डाउट है हमारे को। हम गवर्नमेंट के पास गए, हमने कहा जी आप इसको अप टू को समझाओ, अप टू को क्या मतलब है। मैं समझाऊंगा आपको बाद में कि अप टू को क्या मतलब है। अब लोग पहुंच गए गवर्नमेंट के पास कि सर अप टू का क्या मतलब है। तो अप टू के लिए आप गवर्नमेंट के पास पहुंच गए, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कैसे, एक एक्सप्लेनेशन डाल के कि इस नोटिफिकेशन में हम एक नोट डाल रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि इस अप टू का क्या मीनिंग है। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट 1 साल तक, 1 साल के अंदर अंदर डाल सकती है। 1 साल के बाद इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं डाल सकती। ठीक है जी, ये बात हो गई कि गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर सकती है कि ये जो एग्जम्पशन हमने इशू करी थी उसका ये मीनिंग है, उसका ये अर्थ लेना है आपको, आप गलत समझ रहे हो उसको। तो 1 साल तक इस तरह की एक्सप्लेनेशन डाली जा सकती है। कब से? जब आपकी वो नोटिफिकेशन इशू हुई है उसके 1 साल तक। उसके बाद एक बंदा कहता है जी मैं एग्जम्पशन को नहीं मानता। मैं कह रहा हूं जी आपने मिल्क पे एग्जम्पशन दी है, बट मेरा तो मन कर रहा है कि मैं देश को मिल्क पे भी टैक्स दूं। मैं तो हर चीज पे टैक्स दूंगा, दाल पे, चावल पे, आटे पे, हेल्थ सर्विस पे। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, हमने आपको बोला है इस पे एग्जम्पशन है तो है, आप इस पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास गए, उसने आपसे चार्ज करे 1,000 रुपए। डॉक्टर की जो सर्विस है वो एग्जम्प्ट है। वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे जीएसटी लूंगा, मैं ईमानदार डॉक्टर हूं, मैं जीएसटी लेके गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, आप मुझे जीएसटी पे कर दो। तो कस्टमर बोलेगा भाई साहब जब ये एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने आपको दी है, ये मैंडेटरी नेचर है, आपकी चॉइस पे नहीं है, ये मैंडेटरी नेचर है। बट हाँ, कंडीशनल वाली जो है, जहां कंडीशन गवर्नमेंट लगा देती है, वो एग्जम्पशन आपके चॉइस के ऊपर है। उस केस में आप कंडीशन पूरी करोगे तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जो एग्जम्पशन हम गवर्नमेंट देती है, जो एग्जम्पशन गवर्नमेंट देती है, जनरली देती है और विदाउट कंडीशन देती है, उसका कोई चॉइस से लेना देना नहीं है। वो हर केस में आपको एग्जम्पशन लेनी होती है। आप उस एग्जम्पशन पे टैक्स नहीं लगा सकते, भले ही आपका मन कर रहा हो, मन से नहीं चलेगा। यहां पे गवर्नमेंट ने बोल दिया एग्जम्प्ट है तो है, आप उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, कभी आप सोचोगे एक बंदा है, वो कह रहा है जी मैं मान लो हेल्थ केयर सर्विस दे रहा हूं और डॉक्टर है वो, और वो कह रहा है जी मैं जीएसटी चार्ज करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि है तो जीएसटी नहीं है बट मैं चार्ज करूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा जी, जीएसटी लगेगा ही नहीं। जब हमने आपको सेक्शन 11 में बोल दिया है जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, आपके कहने पे नहीं होगा। तो ये जो एग्जम्पशन होती हैं ये मैंडेटरी नेचर होती हैं, आपके ऑप्शन पे नहीं होती। बट कंडीशन वाली जो होती हैं, जो कंडीशनल वाली होती हैं, उसके ऊपर कंडीशन पूरी करोगे तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये बात हमने कर ली है। अच्छी खुशखबरी की बात क्या है कि एग्जम्पशन ऑफ गुड्स आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आईसीएआई ने सोचा कि स्टूडेंट ऑलरेडी सर्विस वाले इतना परेशान है, इतनी ज्यादा लेंथीएस्ट सर्विसेज हैं, लिस्ट है, तो उसको याद नहीं रखा जाता, तो गुड्स वाले करेंगे तो कैसे याद होगा। ये तो पूरा का पूरा कोर्स एक पूरा गुड्स का और सर्विस का मिला दें तो पूरा जीएसटी का कोर्स एक तरफ और ये एक तरफ हो जाएगा। तो इसलिए सर्विस वाली को ही रखा हुआ है कोर्स का पार्ट, गुड्स वाले को नहीं रखा हुआ। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जम्प्टेड अंडर नोटिफिकेशन 12/2017 CTR। ये जो नोटिफिकेशन है ये मेन नोटिफिकेशन है जहां पे एग्जम्पशन आई हुई है। मेन नोटिफिकेशन है सर्विस के लिए, और ये नोटिफिकेशन इशू हुई थी जब हमारा लॉ बना 2017 में, और उससे पहले जब हमारा लॉ इफेक्टिव हुआ उससे पहले ही एग्जम्पशन इशू हो गई थी। लॉ बनने से पहले गवर्नमेंट को पता था कि ये वाले सेक्टर है जहां पे हमें छूट देनी चाहिए, इनको पहले ही छूट दे दी जून के अंदर ही।
अब बाद में जीएसटी लॉ आने के बाद 2-3 साल बाद कुछ लोगों ने बोला सर यहां भी छूट मिलनी चाहिए, यहां भी छूट मिलनी चाहिए, हम भी लाइन में लगे हुए, हमें भी एंट्री दो, हमें भी एंट्री दो, हमें भी एंट्री दो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक चिट लगा दी, कह रहे ये भी एग्जम्प्ट है। तो नई एंट्री ऐड कर दी है, बहुत सारी नई एंट्री ऐड हो गई हैं। जैसे मान लो आपने कोई फाइल बनाई, फाइल के बाद कोई चेंज आया तो आपने फाइल के अंदर ही बीच में वो पन्ना चिपका दिया। इसका मतलब पुरानी जो एंट्री है वो तो है ही, बीच में हमने कोई एंट्री इंसर्ट कर दी है। ऐसी बहुत सारी एंट्री इंसर्ट हुई हैं जो कि 28 जून के बाद बहुत सारी नई एंट्री भी इंसर्ट हुई हैं। सारी हम कवर करेंगे जो अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो इसके अंदर एग्जम्पशन के अंदर ये मेन एग्जम्पशन है, इसके अंदर समय समय पर नई एग्जम्पशन डलती रहती हैं और कुछ ना कुछ अगर एक्सप्लेनेशन है वो भी डलती रहती हैं। तो ये हमारी मेन एग्जम्पशन है जो हमें याद करनी है। 12/2017 नोटिफिकेशन नंबर आपको एग्जाम में रेफरेंस के लिए याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो आप लिख दोगे एज पर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 दिस इज एग्जम्प्ट, इतना भी चल जाएगा। अगर याद ना हो पाए तो याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैंने रखा है एग्रीकल्चर को। बहुत सारी लिस्ट है सर्विसेज की, एग्जम्पशन की सर्विसेज की लिस्ट बहुत लंबी है, अराउंड 100 के आसपास है। और 100 के आसपास सर्विस एक साथ ऐसे याद करना लाइन से बड़ा मुश्किल काम है। तो कैटेगराइज कर दिया हमने इसको। कैटेगराइज कैसे कर दिया है जी? एग्रीकल्चर सेक्टर अलग कर दिया है, एजुकेशन अलग कर दिया है, हेल्थ अलग कर दिया है, लीगल अलग कर दिया है, और आपका उसके अलावा जो भी सेक्टर है आपके रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियन सब अलग अलग कर दिए हैं, ताकि जो सारी बातें हैं, धर्म की सारी बातें, कृषि की सारी बातें, हेल्थ की सारी बातें, एजुकेशन की सारी बातें, गवर्नमेंट की सारी बातें एक जगह पे क्लब हो जाए, आपको 100 की 100 एंट्री अलग अलग ना पढ़नी पड़े। तो क्लब करके ज्यादा आसानी से समझ में आता है। हमने क्लब किया है इसको, और बाकी सब टीचर भी इसी तरह से पढ़ाते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर हो पाए। सबसे पहले हमारे देश में कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है कि पहले पेट पूजा फिर धर्म की पूजा। मतलब कहते ना भूखे पेट भजन भी नहीं होता। तो सबसे पहले भगवान ने भी उपदेश जो दिया था वो कृषि का उपदेश दिया था, उसके बाद हुई थी धर्म की बात। तो कृषि की सबसे पहले बात करेंगे हम, और बहुत सिंपल है दोस्तों। ये चार्ट मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत टाइम लगाया है इसके अंदर, तभी मुझे थोड़ा डिले भी हो गया ये चैप्टर डिलीवर करने में। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इस चैप्टर के ऊपर। तो एग्जम्पशन कृषि के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुनाता हूं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी बढ़ेगी। कृषि क्या होती है सर? सबसे पहले एक बार मेरी स्टोरी सुन लो आप, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। सबसे पहले तो एक किसान को हम तंग नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। हमने कहा जी किसान भाई साहब आपको तंग नहीं करेंगे किसी भी हालत में, आपकी सर्विस पे। अच्छा, मैं सर्विस की बात करूंगा, गुड्स की बात नहीं करूंगा, ध्यान रखना। कहीं भी गुड्स की बात आएगी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सर्विस की बात करेंगे। हमने कहा जी एक बंदे ने मशीन खरीद लिया, अरे मशीन क्या है, गुड्स है, बाहर हो जाओ। हम गुड्स के, हमारे कोर्स में नहीं है गुड्स, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। तो हम वही बात करेंगे जो गुड्स से रिलेटेड है। तो मैंने कहा जी, मैंने आपको बोला कि एक बंदा, एक किसान है। सबसे पहले वो क्या करता है, किसान जमीन लेता है, या तो वो किराए पे लेगा या वो खरीदेगा। अब खरीदेगा तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लैंड की खरीदने की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि लैंड खरीदना सप्लाई में नहीं आता, लैंड भी सप्लाई में नहीं आता, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रेंट की। सबसे पहले किसान ने जमीन किराए पे ले ली, कोई बात नहीं जी, आपका जीएसटी माफ है। आपने जमीन किराए पे ले ली, आपका जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसान हो, आप काम कर रहे हो, देश के लिए उपज क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद आपने एक ट्रैक्टर किराए पे ले लिया, या इसको बोलते हैं एग्रो मशीन। आपने एग्रो मशीन किराए पे ले ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, एग्जम्प्ट है, क्योंकि मशीन किराए पे ले ली है। खरीदेंगे तो क्या होगा, खरीदेंगे गुड्स में आ जाए। गुड्स की हम बात कर नहीं रहे हैं, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं जी, मशीन आप किराए पे लो, बट एग्रो मशीन होनी चाहिए, आपको एग्जम्प्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, कहेगा जी मुझे एनिमल चाहिए बहुत सारे, क्योंकि बिना एनिमल के तो मैं कृषि नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे एनिमल की जरूरत पड़ती है, मुझे गाय, भैंस, मुझे बकरी की जरूरत पड़ती है। तो कोई बात नहीं जी, जितने भी एनिमल की सर्विस आप लोगे, किसी भी रूप में लोगे आप,
आप जानवरों का पालन करोगे, उसको खिलाओगे पिलाओगे, तो आपका किसी भी तरह की सर्विस होगी उसको हम माफ कर देंगे। बट एक बात ध्यान रखना, हमें खास दिक्कत है हॉर्स से। हमने कहा जी हॉर्स वाले बंदों को इसमें मत लेके आना, हमें हॉर्स से दिक्कत है। तो ध्यान रखना हॉर्स जो है वो कवर नहीं होना चाहिए। घोड़े से दिक्कत क्यों है गवर्नमेंट को? चाहे हॉर्स को आप खिला रहे हो, हॉर्स का शेड हो, हॉर्स का स्टड फॉर्म हो, किसी भी तरह का हॉर्स का काम हो, उसकी सर्विस को हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हॉर्स पे तो सट्टा लगाया जाता है और इसको यूज करते हैं हम सट्टा लगाने में और अलग अलग काम के अंदर रेस के लिए लगाते हैं। तो हॉर्स वालों से खास गवर्नमेंट को दिक्कत है, एतराज है। इसलिए हॉर्स को छोड़ के, हॉर्स का कोई भी काम हो उसको छोड़ के सारे एनिमल कवर्ड है। सर आप बोलोगे मधुमक्खी कवर्ड है, तो यस मधुमक्खी कवर्ड है। आप बोलोगे सर कुछ कीड़े वगैरह भी होते हैं वो कवर्ड हैं, वो भी कवर है, बिल्कुल कवर है। एग्जांपल देता हूं मैं, एक किसान है वो सिल्क यार्न क्रिएट करता है, किसान वाला काम है ये। तो अगर वो इन कीड़ों का पालन कर रहा है, गवर्नमेंट ने बोला यस ये भी एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल। एनिमल नहीं है मतलब एनिमल नहीं है, जीव में आते हैं, इनके अंदर जान होती है। जो भी ऐसे जीव है जिनके अंदर जान होती है, लाइफ होती है, उन सारे जीव को हम, उनकी सर्विस को हम एग्जम्प्ट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक बार ये वाला, सिल्क वॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। बच्चे सिर चक्कर काटने लग गए, कह रहे यार ये क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मतलब आपको सोचा नहीं आपने एग्जामिनर कितना हद तक जा सकता है। उसने एनिमल की बात नहीं करी, उसने सीधा कीड़ा दे दिया आपको कि ये सिल्क वॉर्म की हम सर्विस ले रहे हैं उसको पालन करने की, बताओ ये एग्जम्प्ट है कि नहीं है। भाई साहब इसमें जान होती है, हॉर्स के अलावा सब कुछ, सारे एनिमल, सारे पक्षी, सब कुछ अगर आप पालन कर रहे हो तो हमें आपको अलाउ कर देंगे। तो उसके बाद ये किसान क्या करेगा जी, पहले ये जमीन किराए पे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन के अलावा इसको कुछ जगह पे लेबर की जरूरत पड़ेगी, फार्म लेबर की। बिना लेबर के तो किसानी नहीं होती, तो फार्म लेबर यानी कि किसान के जो लेबर है उसको भी एग्जम्प्ट किया गया है। उसके बाद कुछ ये किसान ट्रेनिंग लेगा, ये कहेगा जी मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे नए बीज का, मुझे नए ज्ञान दो, तो आपको एग्जम्प्ट है। जमीन के अंदर ये सॉइल टेस्टिंग करवाएगा, बिल्कुल एग्जम्प्ट है जी, सॉइल टेस्टिंग एग्जम्प्ट है। फिर कुछ बीज की टेस्टिंग कराएगा, बिल्कुल एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद ये अपने कीटाणु से मारने के लिए कुछ छिड़काव कराएगा, फ्यूमिगेशन बोलते हैं इसको, ये भी एग्जम्प्ट है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो करेगा, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखे हैं। उसके बाद कुछ आपको और बता देता हूं, खेतों के अंदर कुछ शेड होते हैं, कुछ ट्री होती है, ताकि पशु पक्षी जो होते हैं, ये जो एनिमल होते हैं, वो थोड़ा धूप से बच के छाया में खड़े हो जाएं। इस तरह की शेड आपने किराए पे ली है या आपने इस तरह की शेड का कोई लीज पे ली है, उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि शेड बाहर है, शेड भी खेतों के अंदर लगी हुई है, इसको भी एग्जम्प्ट रखा हुआ है। उसके बाद ये एक एजेंट हायर करेगा, किसान एजेंट को हायर करेगा। जब एजेंट को हायर करेगा तो एजेंट इसकी सर्विस, इसके जो फसल है उसको बेचने के लिए थोड़ा सा कमीशन लेगा, तो वो कमीशन भी गवर्नमेंट ने माफ किया हुआ है। आपको याद होगा अपना चैप्टर आरसीएम का और सप्लाई का, हमने वहां पढ़ा था कि अगर एजेंट कोई सप्लाई दे रहा है किसान को, एग्रीकल्चरिस्ट को, और वो कमीशन नॉन टैक्सेबल है, तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता। तो इस केस में हमें याद होगा, हमने पढ़ा था एजेंट पे हम कमीशन पे भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट को सेवा दे रहा है। उसके बाद मंडी तक ले जाने के लिए वो लोडिंग अनलोडिंग करेगा, किसान लोडिंग अनलोडिंग करेगा, पैकिंग करेगा, लेबलिंग करेगा। लेबलिंग कहां तक? मंडी तक, प्राइमरी मंडी तक जो भी काम करेगा किसान बेचारा, लेबलिंग करेगा, निशान लगाएगा, वो सारे की सारी एग्जम्प्ट करी है। प्राइमरी मार्केट के पहले या वेयर हाउसिंग भी करता है वो कहता है जी मेरा जो सामान है वो खराब हो जाएगा, मुझे वेयर हाउसिंग करनी है, मुझे सामान को सुरक्षित रखना है, तो वेयर हाउसिंग करेगा, उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा हुआ है। उसके बाद वो क्या करेगा दोस्तों, कुछ जगह पे मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि एक चावल है, चावल जो होता है, चावल से पहले धान होता है,
धान जो होता है अगर उसके कपड़े उतर जाएं तो वो राइस बन जाता है, मतलब अगर उसको छिलका निकाल दे तो वो राइस बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा किसान नहीं करता, ये मशीन से होता है, इसको मिल वाले करते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट कहेगी जी हम इस पे टैक्स लगा देंगे। माइलिंग ऑफ राइस या पैडी राइस, इसको हम टैक्स लगा देते हैं क्योंकि ये काम फैक्ट्री में होता है, मिल्स में होता है, खेती वाले लैंड पे नहीं होता, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब हम पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं इसको क्या है जी। पहला मैंने बोला जी लैंड की बात कर ली हमने। लैंड वाले केस में अगर हम लीजिंग कर रहे हैं, रेंटिंग कर रहे हैं, वैकेंट लैंड, शेड, तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर स्टड फॉर्म है हॉर्स के लिए, हॉर्स से हमें बहुत दिक्कत है, हॉर्स के लिए हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। एग्रो मशीन कर रहे हैं, रेंट रिलीज कर रहे हैं, तो हम एग्जम्प्ट दे देंगे। लेबर की सर्विस ले रहे हैं, फार्म लेबर या जॉब वर्क दे रहे हैं, तो भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे। एनिमल के केस में अगर हम एनिमल का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब होता है पालन करना। अगर हम पालन कर रहे हैं, कोई भी लाइफ हो, इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइफ हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, कोई भी हो, हॉर्स के अलावा कोई भी लाइफ अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्स, अननेचुरल तरीके से अगर हम कोई लाइफ स्टॉक जनरेट कर रहे हैं, उस केस में भी गवर्नमेंट का एग्जम्प्ट है, बट हॉर्स को यहां पे भी कवर नहीं किया। तो हॉर्स से हमें काफी दिक्कत है। हॉर्स वाले केस में हर केस में टैक्सेबल होगा। फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, फ्यूमिगेशन चाहे हम लैंड पे कर रहे हो चाहे वेयर हाउस में कर रहे हो, दोनों एग्जम्प्ट है। फ्यूमिगेशन मतलब छिड़काव कर रहे हैं ताकि हमारे अनाज पे कीड़ा ना लगे। उसके बाद प्रोसेस क्या होते हैं जी, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ड्राइंग, क्लीनिंग, टर्मिनेटिंग, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, और अपने हम वीट को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो सारे प्रोसेस कवर्ड हैं। बट ये दो प्रोसेस कवर नहीं है, माइलिंग ऑफ पैडी राइस जो कि खेती लैंड पे नहीं होता, वो कहां होता है, मिल पे होता है। और एक प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग ऑफ पल्सेस, इसको बोलते हैं पल्स को स्प्लिट करना। जैसे मान लो एक आपकी मूंग की दाल है, मूंग की आपकी दाल है मोटे वाली, इसको हम मोटे वाली बोलते हैं, मैं बोलता हूँ क्या बोलते हैं इसको, मूंग की दाल। या आपकी मान लो उड़द की दाल है जो कि साबुत बोलते हैं, उड़द साबुत दाल, उसको हम तोड़ रहे हैं बीच में से ताकि वो खाने में इजी रहे। तो उसको वो जो प्रोसेस है वो मिल में होता है। उस तरह के स्प्लिटिंग का प्रोसेस जो है उसको टैक्सेबल रखेंगे क्योंकि वो सारा प्रोसेस मिल में होता है, किसान उसको नहीं करते। तो ये दो बातें हैं जहां पे हम टैक्सेबल कर देंगे प्रोसेस को, अदरवाइज सारी की सारी चीजें टैक्सेबल एग्जम्प्ट रहेंगी। उसके बाद लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, लेबलिंग, ये जो किसान है अपना किसानी का जो सामान है सारा घर लेके जा रहा है, लेबलिंग कर रहा है, लोडिंग कर रहा है, अनलोडिंग कर रहा है, एग्जम्प्ट है। मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग भी कहां तक, मंडी तक एग्जम्प्ट है। और इसकी अगर आप मंडी के बाहर रिटेल आउटलेट के लिए कोई मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल रहेगी। बस प्राइमरी मार्केट तक जितनी मार्केटिंग है वो आपकी एग्जम्प्ट है। वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो वेयर हाउसिंग कर रहे हो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो आपकी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी। ट्रेनिंग कर रहे हो फार्मर की, लेटेस्ट नॉलेज दे रहे हो उसको, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस दे रहे हो, मतलब वही ट्रेनिंग नो हाउ दे रहे हो उसको, तो भी एग्जम्प्ट रहेगी। तो ये सारी बातें पढ़ ली दोस्तों हमने। अब पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता क्या है। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रबर, राइस, पल्सेस, राजमा, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑर्नामेंट्स, फ्लावर्स, माइनस, कोपरा, कोपरा होता है नारियल, रो कॉटन, स्पाइसेस, ग्रीन टी लीव्स, ग्रीन टी लीव्स, ये आपकी सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या नहीं आता, पोटैटो चिप्स नहीं आता, जैगरी मतलब गुड़ नहीं आता, टोमेटो केचप नहीं आती, ब्लैक टी क्योंकि वो फैक्ट्री में बनती है, ग्रीन टी जो पाउच होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, कभी भी खेती में नहीं होते, और कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक यहां पे वर्ड है, इट इज नॉट रॉ कॉटन, इट इज कॉटन फैब्रिक। तो ये आइटम जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आती। इनसे रिलेटेड जो भी आप प्रोसेस करोगे, इनसे रिलेटेड जो भी आप वेयर हाउसिंग करोगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, ये आइटम खास याद रखनी है हमारे को, ये हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आती है। तो ये हमारा छोटा सा एक एंट्री थी, इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर पे बड़ा मैटर चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, और एग्रीकल्चर इस पे इंस्टीट्यूट आपको चेक कर सकता है, तो इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला है रिलीजियस सर्विसेज। कृषि के बाद आता है धर्म का नंबर। यहां धर्म में आती हैं 3 बातें, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। ध्यान रखना, रिलीजन में अब रिलीजन भी आता है, स्पिरिचुअलिटी भी आती है और मेडिटेशन भी, ध्यान भी आता है, बट हाँ योग नहीं आता। आपका जो योग है, योग मतलब क्या होता है आपका, योगा आपका धर्म में नहीं आता। योगा आपका अलग से कवर करेंगे हम चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो ध्यान जो होता है वो आपका धर्म में आता है। अगर आप कोई रिलीजियस सेरेमनी कर रहे हो, जैसे कि हवन, पूजा पाठ, जागरण, यज्ञ, तो उस तरह की सर्विस आपने ली है, जो आपने पैसा दिया है, वो एग्जम्प्ट है। ध्यान रखना बच्चों, गलती मत करना। कुछ बच्चा क्या करे, गलती करेगा। एक मान लो मैंने डोनेशन दे दी किसी मंदिर में, डोनेशन देने पे जीएसटी नहीं आएगी, वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि वहां कंसिडरेशन नहीं है। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं है तो एग्जम्पशन की बात नहीं आएगी। अगर आपने डोनेशन दी है किसी एडवर्टीजमेंट पर्पज से या कमर्शियल पर्पज से, तो उस केस में वहां पे जीएसटी आएगा। उस केस में हम जीएसटी लगाएंगे और एग्जम्पशन भी नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका कमर्शियल पर्पज है। तो अगर आपने कोई दान दिया है, आपने दान पे जीएसटी नहीं, क्योंकि वो सप्लाई नहीं बनेगा। उसके बाद ये तब हम पढ़ रहे हैं जब इन रिलीजियस सर्विस के अंदर कुछ कंसीडरेशन मिला है, तभी हम एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, आसपास का जो एरिया होता है, क्योंकि मंदिर के तो किराए पे दोगे नहीं आप। मान लो हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर को किराए पे तो दोगे नहीं, मंदिर के आसपास के जो एरिया है उसको किराए पे दिया जाता है। तो मंदिर के आसपास के जगह को किराए पे देने पे अगर रूम रेंट है तो 1000 रुपए और उससे ज्यादा पे अगर है तो जीएसटी लगेगा। अगर ओपन प्लेस है या कल्याण मंडप होता है, जैसे मान लो बड़ा हॉल है, कोई बड़ा सा हॉल है या बड़ा सा मान लो मंडप है, या मान लो बड़ा सा कुछ जागरण हो रहा है, उसके अंदर आपने पूरा स्पेस दे दिया है, तो उस केस में 10,000 रुपए और मोर आपका अगर अमाउंट है तो आपको जीएसटी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर 1,000 या 10,000 से कम है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने कमर्शियल शॉप दे दी है या अदर कमर्शियल प्लेस दे दिया आपने, तो उस केस में भी हमारे को एग्जम्पशन मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना आप, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कल्याण मंडपम, ये एक बड़ा सा एक प्लेस होता है, हॉल होता है, जहां पे हम मंडप होता है जिसके अंदर हम कोई प्रोग्राम जागरण वगैरह कराते हैं। तो उस केस में 10,000 रुपए की लिमिट है। और यहां पे जो है ना, ये शॉप है, शॉप के लिए आप लिख लो, ये जो शॉप की लिमिट है, ये शॉप की लिमिट है ₹10,000 पर मंथ। और ये जो लिमिट है पर मंथ है, ये जो लिमिट है शॉप की लिमिट है, ये पर मंथ है। अगर आपने कोई मंदिर के आसपास कोई कमर्शियल शॉप ली हुई है, तो कमर्शियल शॉप का किराया अगर 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से ज्यादा का है पर मंथ का, तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट यहां पे नोट करने वाला ये है कि यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो अप टू नहीं लिखा। कुछ बच्चे इसको अप टू पढ़ लेते हैं। अप टू का मतलब होता है 10,000 तक। जैसे मान लो किसी बंदे ने लिया 12,000 रुपए, तो पूरा का पूरा 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12 माइनस 10 बैलेंस बचा 2,000 रुपए, हम 2,000 रुपए पे टैक्स लगाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि हम 2,000 रुपए टैक्स लगाएंगे। हम टैक्स लगाएंगे अप टू। तो अप टू के अंदर ध्यान रखना, अप टू में बच्चे गलती कर देते हैं। अप टू का मतलब यहां पे ये होता है कि 10,000 के बाद अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया तो हम 10,000 तो देंगे ही देंगे छूट, जो एक्स्ट्रा लोगे उस पे जीएसटी लगेगा। अप टू का मतलब ये होता है। बट अगर लिखा हुआ है एग्जम्पशन मिलेगी ही नहीं 1,000 या 1,000 से ज्यादा पे, तो हम टोटल पूरे 12,000 रुपए पे जीएसटी लगा देंगे। ध्यान रखना, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना आप कि ये गलती नहीं करनी है आपको। अप टू नहीं है, यहाँ पे 10,000 रुपए से 1,000 रुपए से ज्यादा पे पूरे पे जीएसटी लगेगा, और 10,000 और उससे ज्यादा पे पूरे पे जीएसटी लगेगा। उसके बाद है अदर देन रिलीजियस सेरेमनी लाइक एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग बिजनेस डोनर इज फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान रखना, अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट दी है और उसके लिए आप डोनेशन दे रहे हो, तो उसके ऊपर 100% पूरा टैक्स लगेगा, उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो ये बात हो गई रिलीजियस
सेरेमनी की, और रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस की बात हो गई। उसके बाद हम कुछ यात्रा कराते हैं, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा होती है अगर कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के लिए होती है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला हम आपको पूरी की पूरी एग्जम्पशन दे देंगे। अगर आपकी कोई तीर्थ यात्रा हो रही है हज कमेटी के द्वारा, हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट दोनों कवर है यहाँ पे, कंफ्यूज मत बिल्कुल मत होना। हज कमेटी चाहे इंडिया की हो, चाहे इंडियन लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, दोनों कमेटी ने अगर तीर्थ यात्रा ऑर्गेनाइज करी है और ये तीर्थ यात्रा आपने ऑर्गेनाइज करी है अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट एंड फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस केस में हज कमेटी ने या फिर कुमाऊं मंडल ने कोई तीर्थ यात्रा ऑर्गेनाइज करवाई है या कोई सर्विस ली है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ध्यान रखना स्टेट और इंडिया दोनों कवर है, हज कमेटी वाले केस में सिर्फ इंडिया वाली कवर नहीं है, दोनों कवर है। तो ये बात होगी हमारी रिलीजियस से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एग्रीकल्चर हो गई हमारी। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आया हुआ है पेपर में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए, साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं डिस्कस ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST फर्निश द फॉलोइंग डिटेल अंडरटेकन बाय दिस। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर है, एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। उसके बाद सीड टेस्टिंग क्या है जी, एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है जी। टेस्टिंग ऑफ सॉइल एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस ऑफ वेयर हाउस ऑफ पोटैटो चिप्स टैक्सेबल है, क्योंकि पोटैटो चिप्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर आइटम नहीं होते। उसके बाद कमीशन ऑफ सेल ऑफ व्हीट एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये व्हीट क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसके पे कमीशन जो दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग दी है फार्मर्स को, एग्जम्प्ट है। वैकेंट लैंड ऑफ स्टड फार्म, ओहो हमें दिक्कत है हॉर्स से तो हमें खास चिड़ है, ये हो जाएगा टैक्सेबल। कैटल फार्म एग्जम्प्ट है, हॉर्स के अलावा जितने भी एनिमल है उनके ऊपर सब कुछ उनका पालन करना एग्जम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, सर राइस क्या होता है, क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है, यस राइस इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको हम एग्जम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई प्रोसेस कर रहे हो माइलिंग ऑफ पैडी राइस, तो वो आपका अलग कंसेप्ट है, वो मशीन से होता है, वो अलग प्रोसेस है। बट वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जम्प्ट हो, क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है, तो राइस की हम वेयर हाउसिंग करेंगे, एग्जम्प्ट में आएगा। वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक, अगर यहां पे होता रॉ कॉटन तो यहां पे एग्जम्प्ट हो जाता, यहां फैब्रिक की बात कर रहे हैं, फैब्रिक क्या है, टैक्सेबल है। लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल एग्जम्प्ट। चार्जेस ऑफ माइनर फॉरेस्ट एग्जम्प्ट। स्पाइसेस यानी कि इसको भी क्या करेंगे हम, एग्जम्प्ट करेंगे, क्योंकि स्पाइसेस भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको आंसर ऐसे लेके नहीं आना, आपको विद रीजनिंग देना है कि ये रीजनिंग क्या है, फार्म लेबर हैज बीन कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड सो हेंस इट इज एग्जम्प्ट। तो आपको रीजन के साथ देना है, एग्जम्प्ट क्यों करा आपने, विद रीजन देना है आपको, तभी आपका आंसर पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, हमने कवर कर लिया जी। उसके बाद हम देख लेते हैं रिलीजियस एक्टिविटी में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, ये लो जी, यहां देख लेते हैं सिंपल क्वेश्चन। इट इज रिलेटेड टू रिलीजियस एक्टिविटी। रेंटिंग ऑफ रूम, मंदिर के आसपास हमने रूम दिया है 500 रुपए का, बिल्कुल एग्जम्प्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ रूम चार्जेस आर 1500, तो हम फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। हमने कहा जी 1000 माइनस 1500 नहीं करना, हमारे को फुल्ली टैक्सेबल कर देना है, तो ये हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, ये हो जाएगा पूरा एग्जम्प्ट। फिर हमने कहा जी कम्युनिटी हॉल का किराया 2500 रुपए पर डे है, ये पर डे है, जो हमने पढ़ा था ये लिख लो आप पर डे, ये लिख लो पर डे, और ये लिख लो पर मंथ। शॉप वाला जो है ये पर मंथ है। तो हमने कहा जी ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
उसके बाद कल्याण मंडप, अब ये बड़ा सा हॉल होता है तो ये 5,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये तक, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका शॉप है, ये 15,000 पर मंथ ले रहे हैं, टैक्सेबल, क्योंकि ये 10,000 रुपए की लिमिट से क्रॉस हो रहा है, टैक्सेबल हो जाएगा। और रेंटिंग ऑफ शॉप 5,000 रुपए, ये आपका फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली डरने वाली बात नहीं है। वेरी वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2 हमने कर लिए हैं, अब आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसका नाम है सर्विसेज ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। इसका नाम मैंने रखा हुआ है, ये होता है आपका दान। बेसिकली कृषि, दान एंड धर्म। तो धर्म की बात कर ली, हम दान की बात करते हैं, दान दक्षिणा की हम बात करते हैं। क्या क्या चीजें कवर है जी इसमें? सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या आता है। चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या आता है? सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 12AA, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करना पड़ता है अपने आप को। अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको चैरिटेबल ट्रस्ट बोलेंगे ही नहीं। जीएसटी लॉ की नजर में वो चैरिटेबल ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो हमारे लिए तो आप एक आम इंसान हो, हमारे लिए आप चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं हो। तो इनकम टैक्स आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ, हमने मान लिया, आपने हमारी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, हम आपको चैरिटेबल ट्रस्ट घोषित कर रहे हैं। किन काम के लिए? चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए। तो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या करते हैं जी? लोगों से दान लेते हैं, लोगों से पैसे चंदा लेते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो उन काम के लिए कई बार पैसे भी ले लेते हैं वो, कुछ नॉमिनल चार्जेस। तो वो नॉमिनल चार्जेस की बात हम कर रहे हैं। अगर उन्होंने कंसिडरेशन नहीं लिया तो वो सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी की बात नहीं आएगी। बट अगर हमने कोई चार्जेस ले लिया तो उस केस में हम क्या करेंगे? उनको एग्जम्पशन की बात करेंगे। एंटिटी रजिस्टर अंडर इनकम टैक्स अथॉरिटी, पहला जो शर्त है वो, पहली शर्त क्या है कि आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है एंटिटी कैरीज आउट वन और मोर स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी। आप चैरिटेबल एक्टिविटी जो स्पेसिफाइड है, कहां स्पेसिफाइड है सर? इस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है, सिर्फ वही करोगे तभी हम आपको चैरिटेबल ट्रस्ट को हम एग्जम्पशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्या आता है जी इसके अंदर? देखते हैं चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, ये देख लेते हैं एक बार हम। ये हमारा एनालिसिस है। यहां बताया है मैंने कि चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आता है। पब्लिक हेल्थ के काम कर रहे हो आप, केयर कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, टर्मिनली इल और सीवियर फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। कोई बंदा रोड पे पड़ा हुआ है बेचारा, जैसे गुरुद्वारे के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जो रोड पे लोग होते हैं पड़े बेचारे, इनके यहाँ पे खून निकल रहा है, कोई चोट लगी हुई है, तो आप उन फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड बंदों को क्या कर रहे हो? उनकी केयर कर रहे हो, उनकी पट्टी बांध रहे हो, उनकी काउंसलिंग कर रहे हो। तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? चैरिटेबल ट्रस्ट का काम बोलेंगे। ये हम बोलेंगे हाँ, ये एक्टिविटी आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी में आती है। किसी को HIV हो गया, एड हो गया, तो उसकी केयर काउंसलिंग कर रहे हो। या कोई बंदा ड्रग एडिक्टेड है या अल्कोहल लेता है, वो बड़ा परेशान है, तो उसकी हम केयर काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको भी हम बोलेंगे हाँ, ये चैरिटेबल धर्म का काम है, चैरिटी का काम है। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हो, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, या तो आप पब्लिक हेल्थ के लिए केयर काउंसलिंग कर रहे हो या आप अवेयरनेस दे रहे हो, बचाओ, मतलब आप उसको अवेयर कराने के लिए आप सर्विस दे रहे हो, उसको भी हम बोलेंगे चैरिटेबल काम है। उसके बाद आप एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन कर रहे हो, मतलब धर्म को बढ़ा रहे हो। धर्म में क्या आता है जी? रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, इनको बढ़ाने का काम कर रहे हो, तो भी हम बोलेंगे यस, इट इज काइंड ऑफ क्या है? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। यहां पे एक बात गवर्नमेंट ने और क्या कर दी? योगा। योगा आपको पता है क्यों ऐड हुई है? आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो योगा, अगर आप योगा की एडवांसमेंट भी कर रहे हो तो भी उसको हम चैरिटेबल एक्टिविटी में मानेंगे। हालांकि वो धर्म का पार्ट नहीं है, योगा बॉडी का पार्ट है, शरीर का पार्ट है। बट इस वाली एंट्री में अगर आप योगा करवा रहे हो, योगा की सारी एक्टिविटी भी चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगी, उसको एग्जम्प्ट किया गया है। उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन स्किल्स, और ये जो प्रोग्राम कर रहे हो आप, ये उन बच्चों के लिए कर रहे हो जो बच्चे ऑर्फन हैं या फिर बच्चे थोड़े से मेंटली वीक हैं, उनके लिए आप एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हो। उस केस के अंदर हम मान लेंगे वो चैरिटेबल
काम कर रहे हो। और लास्ट में है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, आप वाइल्ड लाइफ बचाओ, जंगल बचाओ, इनको अगर आप इनके लिए कोई काम कर रहे हो उसको भी हम चैरिटेबल एक्टिविटी मानेंगे। तो क्या बोला मैंने, एक है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के अंदर क्या है, केयर काउंसलिंग, उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर पुअर एंड वीक स्टूडेंट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये सारी बातें कवर होंगी आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी में। उसके अलावा हम चैरिटेबल एक्टिविटी में कुछ भी नहीं गिना जाएगा। अब सर बात हो गई कुछ चैरिटेबल एक्टिविटी क्या करती हैं, साथ में स्कूल चलाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन का मतलब यहां पर क्या है, एजुकेशन आप जो दे रहे हो वो होमलेस, अबेंडेंड, ऑर्फन, फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड एंड प्रिजन्स को दे रहे हो। और वो जो बच्चे हैं जो प्रिजन है, प्रिजनर्स जो है उनकी एज अगर 65 से ज्यादा की है और वो इंडिया में रूरल एरिया में रहते हैं तभी आपको एग्जम्प्ट करना है। अगर वो रहते हैं अर्बन एरिया में, मान लो कोई प्रिजनर है या मान लो कोई पर्सन है जिसकी एज 65 नहीं है 60 है, तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई मान लो बंदा है जिसकी जो हम सर्विस दे रहे हैं वो अर्बन एरिया में दे रहे हैं तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो अगर हमने स्कूल एजुकेशन की सर्विस दी है 65 प्लस वाले बंदे को जो रह रहा है रूरल एरिया में, तभी हम उस तरह की एजुकेशन को हम यहाँ पे कवर एग्जम्पशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एजुकेशन के अंदर हमारे को एजुकेशन का मतलब यहाँ पे हर बच्चे को एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन का मतलब ये है अबेंडेंड, ऑर्फन, होमलेस, फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन और प्रिजनर और पर्सन ओवर द एज ऑफ 65। मतलब या तो वो अबेंडन हो या होमलेस हो, या अगर नॉर्मल पर्सन है तो वो रूरल एरिया में हो और 65 प्लस का हो, तभी हम आपको ये वाली एग्जम्पशन एजुकेशन की यहां पे देंगे। उसके बाद कुछ ट्रस्ट क्या होते हैं अपने हॉस्टल भी चलाते हैं। तो अगर उनका हॉस्टल है तो उसके लिए 1000 रुपए तक की एग्जम्पशन है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1000 रुपए तक की एग्जम्पशन आपको दे देंगे अगर आप हॉस्टल चलाते हो तो, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने कोई यात्रा कराई है तो उसके लिए वही सेम कहानी है। यात्रा अगर आपकी कुमाऊं मंडल की है या हज कमेटी की है तो एग्जम्प्ट है, इसके अलावा कोई भी यात्रा एग्जम्प्ट नहीं होगी। अगर आप कोई योगा करा रहे हो, मेडिटेशन करवा रहे हो तो उस केस में भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी पूरी। रामदेव बाबा जी को योगा प्रोग्राम करा रहे हैं, उसमें जो भी पैसा मिला है रामदेव बाबा जी को सारा का सारा एग्जम्प्ट है। उन्होंने किसी बंदे को ठहराने की व्यवस्था करी है तो भी वो उसमें आता है, योगा का पार्ट है, तो उस केस में भी हम एग्जम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हमने कोई फूड और ड्रिंक फैसिलिटी दी है तो उस केस में हम टैक्सेबल कर देंगे। मान लो हमने कैंप लगाया, योगा कैंप लगाया और हमने फूड के लिए पैसा अलग से लिया है तो वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो भी आपने फिटनेस कैंप लगाए हैं, फिटनेस कैंप अलग चीज होती है, योगा अलग चीज होती है। अगर आपने फिटनेस कैंप लगाए हैं, एरोबिक्स करा रहे हो या कुछ और काम करवा रहे हो तो वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। एरोबिक्स टैक्सेबल रहेगा, डांस म्यूजिक टैक्सेबल रहेगा। अदरवाइज अगर आप कोई योगा करवा रहे हो तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के होटल अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं। अगर हॉस्पिटल वाले सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर रखा हुआ है या पैरामेडिक्स रखा हुआ है उन्होंने, तो ये मैं आपको बताऊंगा कहां पे हेल्थ की एग्जम्पशन मिलती है। वो सारे पॉइंट यहां हम दोबारा पढ़ेंगे। तो ये तीनों पॉइंट अगर है, आपने डॉक्टर रखा हुआ है, प्रॉपर नर्स रखी हुई है, कंपाउंडर रखा हुआ है और वो ऑथराइज्ड है, तभी आपका जो हॉस्पिटल है वो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराई है, मतलब हमारे को दोबारा से हमारे कल्चर में वापस लाने के लिए हमने कोई आर्ट कल्चर के लिए या स्पोर्ट्स खिलवाए हमने, तो उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करा है। मतलब आपने, अब ये रिकल्चर एक्टिविटी होती क्या है सर, ये होती है जो हम करते हैं अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए, बेसिकली कल्चर डेवलप करने के लिए हम करते हैं, उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ये स्पोर्ट्स भी हो सकता है आपका, या आपका कोई और आपका बच्चों के लिए जो करते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, उसको भी कवर हो सकता है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई कोई भी सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होगी। चैरिटेबल द्वारा की गई सर्विस एग्जम्प्ट होगी, बट चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होगी।
अगर वो नॉर्मल एग्जम्पशन में आ रही है कहीं और तो अलग बात है, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं होगी। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं, सेरेमनी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और रेंटिंग वाला भी केस हम पढ़ चुके हैं, सेम वही वाला है, 10,000 और 1,000। उसके बाद एक है ओल्ड एज होम रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट ने ओल्ड एज होम रन किया हुआ है और उसको रन करने के लिए या तो गवर्नमेंट ने किया है या चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है, और अगर एज है 60 और 60 से ज्यादा की है और वो हम पैसा ले रहे हैं 25,000 पर मंथ पर मेंबर, तो वो एग्जम्प्ट है। यहां पे वर्ड है अप टू, मतलब 25,000 रुपए तक हम एग्जम्प्ट कर देंगे, उससे ज्यादा हम टैक्सेबल कर देंगे। तो अगर हमने ओल्ड एज होम खोला हुआ है, और किसने खोला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट ने भी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट ने, और जो वहां पे बंदे आते हैं उनकी एज 60 या मोर है और उनका जो पैसे ले रहे हैं, जो फीस ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 25,000 पर मंथ ले रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। सिंपल है जी। ओल्ड एज होम का कंसेप्ट है हमारे देश में कि हम बूढ़े लोगों को जो मतलब अपने घर से बेचारे बेघर हो जाते हैं, उनके लिए घर की व्यवस्था की जाती है, और इस तरह के काम के लिए 25,000 रुपए पर मंथ पर बंदे से ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा ले रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमारा एक चेक करते हैं इलिस्ट्रेशन, ताकि हमें क्लैरिटी मिले, क्योंकि यहां पे क्या है दोस्तों, इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूं मैं, इस चैप्टर के लिए जितने क्वेश्चन आप ट्राई करोगे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोविजन बहुत सारे हैं, सारे प्रोविजन आपको एकदम से याद नहीं होंगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होंगी। अदरवाइज ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो क्वेश्चन से क्लैरिटी इस चैप्टर में बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। देखते हैं जी क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ना इस तरह से जैसे हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप। ऑब्वियसली योगा कैंप है, रामदेव बाबा जी हैं, और रामदेव बाबा जी की कोई चीज एग्जाम्प्ट ना हो, बिल्कुल एग्जाम्प्ट है जी, बिल्कुल माफ है। उसके बाद received advancement of educational program relating to abandoned, orphaned और homeless children, बिल्कुल एग्जाम्प्ट है जी, क्योंकि हमने जो एजुकेशन दी है वो होमलेस, ऑर्फन्ड और अबेंडन चिल्ड्रन को दी है, एग्जम्प्ट किया जाता है। अमाउंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहां पे क्या वर्ड है जी, मंदिर वालों या फिर ट्रस्ट वालों, हमने आपको बोला था कि आप धर्म का काम करो या आप समाज के लिए काम करो, आप तो कमर्शियल होने लग गए हो, आप तो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, तो यहां पे ये टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी देना धर्म का या फिर कोई सोसाइटी का काम नहीं है, ये तो आप प्रॉफिट कमाने लग रहे हो, तो आपको टैक्सेबल कर देंगे। पेमेंट मेड टू सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन यूएसए प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी। हमने कहा जी हमारा एक ट्रस्ट है, हमने कुछ सर्विस इंडिया के बाहर से ली है, इंपोर्ट करी है, तो क्या हमें एग्जम्पशन मिलेगी, तो यस हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये बात भी लिखी हुई है, मैंने कवर इसलिए नहीं करी क्योंकि ये आईजीएसटी लॉ का पार्ट है, आईटी एग्जम्पशन में आई हुई है और आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इंपोर्ट सर्विसेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर हमने इंपोर्ट किया है तो उसको हम एग्जम्प्ट करते हैं, ये अलग से आप नोट कर लो, क्योंकि ये आईजीएसटी का पार्ट है इसलिए मैंने नहीं कराया, नहीं नोट कराया, अदरवाइज यहां पे आप नोट कर लो, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। अमाउंट रिसीव फॉर एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी हमारा भला काम है, इसको भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे। रिसिप्ट ऑफ ओल्ड एज होम फॉर द रेजिडेंस ऑफ 60 ईयर्स और मोर, कंसिडरेशन पर मंथ इज 6,000 इंक्लूजिंग ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी कि जो ये आपने 3 लाख रुपए लिया है इसमें 6,000 रुपए पर मेंबर से लिया है, मतलब 25,000 रुपए से कम है, तो ये भी हमारा फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पे टैक्सेबल क्या है, ओनली दिस इज टैक्सेबल, बाकी सब एग्जम्प्ट है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, और क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान तरीके से हम करेंगे,
एग्जाम्पल से हमारे को चीज ज्यादा अच्छी क्लियर होती है हमारे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल को जो मैंने आपको नोट्स में इलस्ट्रेशन दी है उसको अच्छे से आप करके जाना, बिना देखे बिना चीटिंग करे, ईमानदारी से ट्राई करना है। तो ये हो गया हमारा रिलीजियस। उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वाली उस पे। नेक्स्ट सर्विस कर रहे हैं हम एजुकेशन सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन सर्विसेज। इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ किया है। पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। हमारे देश में कई तरह की एजुकेशन होती हैं। इस चार्ट से आप रिवाइज करोगे, आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो वहीं से मैं करवा रहा हूं कंसेप्ट आपको। सबसे पहले तो हम जाते हैं नर्सरी स्कूल में। नर्सरी स्कूल की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। क्या सर्विस एग्जम्प्ट है सर? अगर हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, बच्चे को स्कूल छोड़ने वैन आएगी, एग्जम्प्ट है। उसके बाद बच्चे को खाना खिलाएंगे, एग्जम्प्ट है। बच्चे की सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि स्कूल की हाउस कीपिंग, स्कूल की क्लीनिंग, एग्जम्प्ट है। और एडमिशन से रिलेटेड एग्जम्प्ट है। सारी सर्विस एग्जम्प्ट है प्री स्कूल की। प्री स्कूल के बाद हम क्या करेंगे जी, हम जाएंगे 10th क्लास में, 12th क्लास में। तो 12th क्लास तक भी ये सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, क्योंकि हमारी बेसिक नेसेसिटी है 12th क्लास तक हमें सारी सर्विस एग्जम्प्ट मिले। अब ये सर्विस एग्जम्प्ट स्कूल को दी जा रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, टू स्कूल। ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्कूल बच्चों को दे रहा है, बच्चों को तो दे रहा है, बट स्कूल को भी पीछे से मिल रही होगी। स्कूल ने एक बस हायर कर ली, स्कूल ने एक कैटरिंग वाला हायर कर लिया, स्कूल ने सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिया, स्कूल ने एडमिशन के लिए कोई सर्विस ली है। तो ये सारी सर्विस स्कूल को दी जा रही है। तो जो स्कूल को ये सर्विस दे रहा है उसको भी तंग नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी एग्जम्पशन है। मैंने कहा जी मेरी एक बस है, मैंने स्कूल को दे दी है, स्कूल से मैं चार्ज कर रहा हूं अपना ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो उस केस में वो एग्जम्प्ट है। अगर आप 12वीं क्लास तक कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है। तो इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट में, इन तीनों को बोलूंगा ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और सिक्योरिटी। इसको वर्ड दूंगा टीसीएस। टीसीएस की सर्विस जो है वो स्कूल तक लेवल तक ही एग्जम्प्ट है। कॉलेज लेवल में अगर आप कॉलेज कर रहे हैं या आप कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं जो कि लॉ में रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है, वो डिग्री इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज करी हुई है। क्या वर्ड है? इंडियन लॉ। इंडियन लॉ ने वो डिग्री को रिकॉग्नाइज किया। इंटरनेशनल की बात नहीं करेंगे, इंडियन लॉ ने अगर कोई डिग्री रिकॉग्नाइज करी हुई है कॉलेज वाले 12th के बाद, तो हम ये ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और सिक्योरिटी सर्विस आपको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। आप बड़े बच्चे हो गए हो, कॉलेज के बच्चे हो गए हो, आप खुद कॉलेज जा सकते हो, अब अपना खाना खुद खा सकते हो, आपकी सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप समझदार हो गए कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज वाले बच्चों को ये तीन बातें नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और सिक्योरिटी की सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होती। उसके बाद जो कॉमन सर्विस एग्जम्प्ट है, अगर आपकी कोई भी एडमिशन से रिलेटेड सर्विस है वो तो कॉलेज में भी एग्जम्प्ट होनी चाहिए, स्कूल में भी एग्जम्प्ट होनी चाहिए। और उसके अलावा कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि अप्रूव होते हैं फॉर वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। गर्मी की छुट्टी पे खाली बैठे हो, कह रहे कोर्स कर लेते हैं यार कोई बढ़िया सा, या कोई पार्ट टाइम कोर्स कर लेते हैं, तो उस कोर्स को अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, उस केस में आपने कोई सर्विस ली है, एडमिशन की सर्विस या एग्जाम की सर्विस, तो वो भी आपकी एग्जम्प्ट है। यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्कूल, कॉलेज और ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एक तो ये सर्विस दे रहे हैं बच्चों को, स्टाफ को। ये सर्विस दे रहे हैं किसको? स्टूडेंट को दे रहे हैं, स्टाफ को दे रहे हैं सर्विस, और किसको दे रहे हैं जी? और दे रहे हैं अपनी फैकल्टीज को। तो ये जो सर्विस दे रहे हैं स्कूल वाले अपने स्टाफ को, फैकल्टी को, ये सर्विस तो हमेशा एग्जम्प्ट होंगी, स्कूल वाले दे रहे हैं अगर। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर ये सर्विस दे रहे हैं आपके, ये सर्विस दी जा रही है कॉलेज के अंदर, तो भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि स्टाफ कॉलेज का हो या स्कूल का हो एक ही बात है, फैकल्टी स्कूल का हो, कॉलेज का हो एक ही बात है। तो ये सर्विस कॉलेज के लिए भी एग्जम्प्ट होगी, स्कूल के लिए भी एग्जम्प्ट होगी, और वोकेशनल सर्विस जो होगी, वोकेशनल कोर्स है, उनके लिए भी एग्जम्प्ट होगी। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू स्टूडेंट, स्टाफ एंड फैकल्टी एग्जम्प्ट होती है।
बट एक बार ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया, क्वेश्चन था ऐसा, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। हमने स्टाफ की ट्रेनिंग बाहर से कराई है। एक स्कूल है, उसने बोला जी हमारा स्टाफ थोड़ा ट्रेन नहीं है, ये ठीक से काम नहीं करता, इसकी ट्रेनिंग कराओ बाहर से। अब बाहर से ट्रेनर आया, उसने स्कूल को सर्विस दी। अब स्कूल के लिए वो क्या है, एक तरह से वो स्कूल के लिए वो इनवर्ड सप्लाई है। तो बच्चे लिख के आ गए ये तो बाहर है, ये तो एग्जम्प्ट है। अरे एग्जम्प्ट नहीं है भाई, पहले समझ तो लो, पहले कंसेप्ट क्या है। स्कूल की जो इनपुट सर्विस है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बाहर है, कैटरिंग बाहर है, सिक्योरिटी बाहर है, एडमिशन बाहर है। क्या ट्रेनिंग बाहर की है हमने स्टाफ की ट्रेनिंग बाहर नहीं करी। हमारे लिए तो वो इनपुट सप्लाई है, क्योंकि हमने स्टाफ की ट्रेनिंग बाहर से करवाई है। कुछ स्कूल होते हैं उनका इतना स्टैंडर्ड हाई होता है कि वो ट्रेनिंग के लिए अपने स्टाफ को बाहर भेजते हैं, उसको पैसे पे करते हैं। तो वो जो इनपुट सर्विस है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, फूड, सिक्योरिटी, एडमिशन से रिलेटेड ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ध्यान रखना है, गलती मत करना। तो ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ जो हमने इनवर्ड सप्लाई ली है उस केस में हम उसको एग्जम्प्ट नहीं करके आएंगे। पहली बात तो ये होगी। सर स्कूल में क्या क्या आता है? आजकल तो बोर्डिंग स्कूल भी हैं, इंटरनेशनल स्कूल भी हैं आजकल तो बोर्डिंग स्कूल भी यहाँ पे कवर्ड है, इंटरनेशनल स्कूल भी कवर्ड है। बट वो इंटरनेशनल स्कूल इंडिया का लॉ पढ़ा रहे हो, इंडिया के लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज हो तो ही वो एग्जम्प्ट है। वो कुछ और ही विदेशी बात पढ़ा रहे हो या विदेशी चीजें लॉ के अंदर, तो वो कवर्ड नहीं होगा, इंडिया वाला लॉ कवर्ड है। एक तो बात ये होगी सर बोर्डिंग स्कूल वाले तो रहने का खर्चा, किराया, उसके बाद खाना पीना सब चार्ज करते हैं फीस में। तो वो हमारा होता है जो बोर्डिंग स्कूल खाना भी चार्ज करता है, सेक्शन 8 में कंपोजिट सप्लाई में आ जाता है, उसको एजुकेशन सर्विस माना जाएगा, वो भी आपका एग्जम्प्ट रहेगा। बोर्डिंग स्कूल में आपने रेजिडेंस के लिए रेंट लिया, बच्चों से खाने के लिए पैसे ले लिए, कैंटीन के लिए पैसे ले लिए, या आपने एजुकेशन के लिए पैसे, तो सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, एग्जम्प्ट रहेंगी, क्योंकि वो आपका कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। सारी बातें आपकी एग्जम्प्ट रहेंगी। पहली बात तो ये होगी सर। अगर बोर्डिंग स्कूल में कोई पेरेंट्स गए या कोई और बंदा गया और वो बोर्डिंग स्कूल में एक दिन के लिए रुका और उस बोर्डिंग स्कूल में एक दिन के रुकने के लिए हमने रेंट चार्ज कर लिया, तो रेंट चार्ज कर लिया तो उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल बच्चों के रहने के लिए नहीं है, किसी और के रहने के लिए नहीं है। तो टेम्परेरी स्टे अगर बोर्डिंग स्कूल में किसी और बंदे ने किया है तो वो टैक्सेबल बन जाएगा। तो हमारा मोटिव सिंपल क्या है सर, शुरू से करते हैं, एक बार शुरू से स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में, स्कूल चाहे कोई भी हो, बोर्डिंग स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कूल हो या फिर कोई भी स्कूल हो, अप टू 12th क्लास, उसकी सारी सर्विस एग्जाम की, बच्चों को पढ़ाने की, कोई भी सर्विस स्टूडेंट को दी है, फैकल्टी को दी है, स्टाफ को दी है, या एग्जाम के लिए दी है या एंट्रेंस एग्जाम के लिए दी है, तो वो सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। स्कूल को मिलने वाली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फूड सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस और एडमिशन से रिलेटेड सर्विस एग्जम्प्ट है। बट हाँ, स्कूल को मिलने वाली ट्रेनिंग सर्विस स्टाफ के लिए एग्जम्प्ट नहीं है। ये हो गई बात स्कूल की। स्कूल के बाद हम बात करते हैं कॉलेज की। मैंने कहा जी कॉलेज में बच्चा खुद जा सकता है, तो कॉलेज के बच्चे को दी गई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो कॉलेज वालों ने बाहर से ली है, उसके लिए क्या है, वो इनवर्ड सप्लाई है, एग्जम्प्ट नहीं है। फूड फैसिलिटी एग्जम्प्ट नहीं है, सिक्योरिटी एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है जी। एक बात और है, ऑनलाइन जर्नल। स्कूल के बच्चों को अगर आप ऑनलाइन जर्नल दे रहे हो तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। स्कूल के बच्चे बिगड़ जाएंगे। अभी बच्चे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, 12th क्लास तक हैं, उनको ऑनलाइन जर्नल पीरियोडिकल नहीं देने हमारे को। तो ध्यान रखना, स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन जर्नल दे देंगे तो बेचारे बिगड़ जाएंगे, इसलिए ऑनलाइन जर्नल स्कूल के बच्चे को एग्जम्प्ट नहीं किया गया। बट कॉलेज के बच्चों को ऑनलाइन जर्नल की सर्विस एग्जम्प्ट की गई है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वोकेशनल सर्विस क्या होती है सर? वोकेशनल सर्विस जो होती हैं वो आपकी करती हैं अप्रूव्ड, अगर लिखा होगा लॉ में, आपके एग्जाम में लिखा होगा अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, तो आपको एग्जम्प्ट करके आना है। और उसके बाद गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की कोई वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है, उसको भी एग्जम्प्ट करके आना है। बट शर्त क्या है, इनकी सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड सर्विस एग्जम्प्ट है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग, सिक्योरिटी एग्जम्प्ट नहीं है।
एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये आया सर कि एक वोकेशनल कोर्स इंस्टीट्यूट है, वो अपने स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टिंग सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस ले रहा है। तो वहां लिखा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टेकन बाय अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट। अप्रूव्ड देखते ही बच्चा कह रहा ओहो ये तो अप्रूव्ड है, इसको तो एग्जाम करके आ जाऊं। अरे भाई साहब पढ़ तो लो जरा, अप्रूव्ड से मतलब नहीं है सिर्फ, अप्रूव होने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये टीसीएस वाली सर्विस कभी भी नहीं मिलेंगी वोकेशनल को भी और कॉलेज को भी। तो ध्यान रखना स्कूल के लिए बस। तो ये हमारा है मोटा मोटा चार्ट जहां से आपको रिवाइज करना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। एजुकेशनल सर्विसेज टू स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई और एग्जाम दे रहे हो वो भी आपका यहां पे एग्जम्प्ट है। उसके बाद ये हो गया बाई, ये सर्विस दे रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट को, अपने फैकल्टी को। उसके बाद टू का मतलब होता है कि ये सर्विस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कोई बाहर वाला बंदा दे रहा है। क्या दे रहा है जी, क्या सर्विस दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। किसकी? स्टूडेंट की, स्टाफ की और फैकल्टी और स्टाफ की। कैटरिंग सर्विस दे रहा है, मिड डे मील दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। सिक्योरिटी होनी जरूरी है बच्चों की, छोटे बच्चों की, तो सिक्योरिटी भी होनी जरूरी है। ये तीन सर्विस हम देते हैं, इसको बोलते हैं टीसीएस। ये हम सिर्फ स्कूल तक देते हैं, स्कूल के बाहर अगर देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद एडमिशन हो रहा है, ये चाहे तीनों का हो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जर्नल, ये ऑनलाइन जर्नल हम सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों को देते हैं, स्कूल वाले बच्चों को हम ऑनलाइन जर्नल नहीं देंगे, स्कूल वाले बच्चे बिगड़ जाएंगे, उसको हम ऑनलाइन जर्नल की फैसिलिटी नहीं देंगे। तो स्कूल वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन जर्नल टैक्सेबल हो जाएगी, कॉलेज वाले बच्चों के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये सारी कहानी लिखी हुई है। तो ये होती है हमारी सर्विस। कुछ हमारे प्राइवेट आईआईटीएन भी होते हैं, प्राइवेट आईटीआईज जो कि डेजिग्नेटेड हैं, उनकी सर्विस भी एग्जाम्प्ट की गई है। कौन सी सर्विस? एग्जामिनेशन वाली, ओनली एग्जामिनेशन वाली सर्विस एग्जाम्प्ट की हुई है, ट्रेनिंग वाली सर्विस एग्जाम्प्ट करी हुई है। या फिर गवर्नमेंट के कोई डेजिग्नेटेड प्राइवेट आईटीआई हैं तो भी एग्जाम्प्ट है, उनकी सर्विस एग्जाम्प्ट है। या फिर गवर्नमेंट के आईटीआई हैं उसकी सर्विस भी एग्जाम्प्ट की गई है। बेसिकली ये आईटीआईज की स्पेशल प्रोविजन आया है, अगर ये कोई वोकेशनल कोर्स करवा रहे हैं बट ये डेजिग्नेटेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा तभी एग्जाम्प्ट होगा, अगर डेजिग्नेटेड नहीं है तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी। तो बोर्डिंग स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल भी आते हैं। प्राइवेट कोचिंग को एग्जाम्प्ट नहीं किया गया, ध्यान रखना। प्राइवेट कोचिंग में एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, प्राइवेट कोचिंग सेंटर वालों को एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आईएम वालों ने कोई कोर्स को लॉन्च करा है, अगर वो कोर्स 2 साल का है तो एग्जाम्प्ट है। कोर्स अगर 1 साल का है, उसमें डिप्लोमा दे रहे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव कोर्स है तो एग्जाम्प्ट नहीं है। ओनली 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है तो ही एग्जाम्प्ट है। अदरवाइज अगर कोर्स डिप्लोमा है 1 साल का है तो एग्जाम्प्ट नहीं है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारी बात मैंने आपको कर ली आपसे मोटी मोटी जो इसमें लिखी हुई है। ध्यान रखना, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स के अंदर हमें ध्यान रखना है प्राइवेट आईटीएन भी कवर्ड है, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। ये बातें और लिखी हुई है जी। अप्रूव कौन है? अप्रूव्ड में लिखा हुआ है कोर्स रन बाय आईटी आईटीसी अफिलिएटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये एनसीवीटी और एससीवीटी, ये 2 लोगों को, और मॉड्यूलर स्किल कोर्स, ये आपके अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स हैं जो आपको अप्रूव किए हुए हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये 2 कोर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। इनकी एग्जामिनेशन, इनका एंट्रेंस एग्जाम्प्ट है, इनका टीसीएस ट्रांसपोर्टेशन, फूड और सिक्योरिटी एग्जाम्प्ट बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, प्राइवेट आईआईटीज के लिए भी क्वालिफिकेशन है अगर वो अप्रूव किए हुए हैं, ठीक है जी, उनके लिए भी एग्जामिनेशन दी हुई है, बट वो अप्रूव्ड होने चाहिए। इनकी भी ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, फूड अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात की हुई है, वो एग्जाम्प्ट है आपका। गवर्नमेंट की भी बात भी करी हुई है, गवर्नमेंट के लिए भी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो ये बातें की हुई हैं। ध्यान रखना,
प्रोवाइडेड टू प्राइवेट, कोई भी सर्विस आप दे रहे हो प्राइवेट IITian को तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। यहां पे ध्यान रखना, प्राइवेट IITian को सर्विस दी जा रही है वो एग्जम्प्ट नहीं करी गई, सिर्फ प्राइवेट IITian जो सर्विस दे रहे हैं आउटपुट सर्विस उसको एग्जम्प्ट किया है, वो भी एजुकेशन वाली। तो ये हमने बात कर ली है सर सारी की सारी, ये IIM की बात भी कर ली मैंने। 1 साल से कम का कोर्स है, अगर कोर्स 1 साल से कम का है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो ये हमने सारी बातें कर ली हैं। अगर हमारा कोई कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमने एम्प्लॉयर को पैसे दिए, चाहे वो स्कूल ने दिए हो, चाहे वो कॉलेज ने दिए हो, चाहे वो किसने भी दिए हो, हमने एम्प्लॉयर को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को पैसे दिए कि हमारे यहाँ कैंपस में आओ, बच्चों को लेके जाओ यहाँ से और उनको हायर कर लो, उस तरह की सर्विस टैक्सेबल है, उस पर एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है जी। कोई कोर्स लॉन्च करा है मैरीटाइम कोर्स अप्रूव बाय DG शिपिंग, वो भी एग्जम्प्ट किया गया है, तो ये आपको अलग से याद करना है। तो बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल से हमें और क्लैरिटी मिलेगी। दोबारा बोल देता हूं, स्कूल कॉलेज वोकेशनल कोर्सेस या स्कूल कॉलेज और अदर अप्रूव कोर्सेस। स्कूल के अंदर हमें सारी सर्विस जो हमने दी है बच्चों को, स्टाफ को और फैकल्टीज को, तो वो एग्जम्प्ट रहेंगी। बट अगर हमने कोई ट्रेनिंग, हमने कोई सर्विस ली है फूड की, ट्रांसपोर्टेशन की, या फिर हमने कोई सर्विस ली है सिक्योरिटी क्लीनिंग की, तो वो एग्जम्प्ट रहेंगी। अगर हमने ट्रेनिंग कराई है स्टाफ की तो एग्जम्प्ट नहीं रहेंगी। उसके बाद हमने कहा जी पीरियोडिक जर्नल जो होते हैं, ऑनलाइन जर्नल, बच्चों को अलाउड नहीं है, वो टैक्सेबल रहेंगे। कॉलेज वाले बच्चों को अलाउड है, टैक्सेबल नहीं रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे। फिर हम आए कॉलेज पे। कॉलेज वाले केस में हमने पढ़ा कि कॉलेज वाले केस में हमारे को कोई एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो एग्जम्प्ट है, कोई एजुकेशन की बात हो रही है तो एग्जम्प्ट है, बट फूड, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग एग्जम्प्ट नहीं है। ऑनलाइन जर्नल एग्जम्प्ट है। अप्रूव वोकेशनल कोर्स वाले केस में क्या पढ़ा हमने कि उस केस के अंदर अगर आप अप्रूव्ड हो, डेजिग्नेटेड हो तो एग्जम्प्ट है, वो भी एंट्रेंस वाले एग्जाम, एंट्रेंस और एजुकेशन एग्जम्प्ट है। उसके अलावा कोई भी इनवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट नहीं है। IIM के अंदर 1 साल से नीचे का कोर्स है तो एग्जम्प्ट नहीं है, 1 साल से ज्यादा का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है तो एग्जम्प्ट है। तो ये बातें पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं, इस इलस्ट्रेशन को करते हैं। बड़ा आसान इलस्ट्रेशन है, देखते हैं। रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल कवर्ड है, इंक्लूडिंग रिसिप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। हमने कहा जी एक बोर्डिंग स्कूल है, वो बच्चों को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। इसको क्या करेंगे हम, इसको एग्जम्प्ट कर देंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई है। कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस, प्राइवेट ट्यूशन क्या रहेगा, टोटल फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद एजुकेशन सर्विसेज ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के लॉ में जो रिकॉग्नाइज्ड है एजुकेशन उसको हम टैक्सेबल करते हैं, हम सिर्फ इंडियन लॉ को ही एग्जम्प्ट करते हैं। कंडक्टिंग मॉड्यूलर स्किल एम्प्लॉय अप्रूव्ड, अप्रूव्ड आ गया वर्ड, अप्रूव वर्ड आते ही और क्या दे रहे हैं हम, एम्प्लॉय स्किल दे रहे हैं, तो ये रहेगा हमारा एग्जम्प्ट। उसके बाद फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय फॉर कैंपस इंटरव्यू, ये क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद फर्निश फ्लैट फॉर टेम्परेरी स्टे ऑफ डिफरेंट पर्सन, हमारा हॉस्टल है, स्कूल का हॉस्टल है या कॉलेज का हॉस्टल है या बोर्डिंग स्कूल का हॉस्टल है, हमने किसी बंदे को किराए पे दे दिया, वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं बनाया गया। तो ये हमारा सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल है जी। तो इसमें 2 बातें टैक्सेबल हैं, ये बातें टैक्सेबल हैं, बाकी ये 2 चीजें एग्जम्प्ट है। तो ये हमने आंसर दिया हुआ है, ये एग्जम्प्ट है और ये एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं, आसान सी, अच्छी इलस्ट्रेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ABC लिमिटेड है, वो प्रोवाइड करती है एजुकेशन सर्विस, सर्विस देती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। मतलब ये जो कंपनी है ये एजुकेशन सर्विस नहीं देती, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रही है, बहुत तरह की। देखते हैं क्या सर्विस देती है। पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू हायर सेकेंडरी स्कूल। पॉइंट टू बी नोटेड, हमने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, फूड और क्लीनिंग को बाहर किया था, रेंटिंग को बाहर नहीं किया था। ध्यान से पढ़ना है, ये टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू कोचिंग सेंटर, ये भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को दी हुई स्कूल तक दी हुई टैक्सेबल सर्विस एग्जम्प्ट है।
उसके बाद कैटरिंग सर्विस दी है किसको, वोकेशनल कोर्स के लिए। भाई साहब वोकेशनल कोर्स के लिए खाना अलाउड नहीं करते हम, ये लो जी आप बड़े बच्चे हो टैक्सेबल हो जाओ। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस दी है हमने प्री नर्सरी को। यस सिक्योरिटी बहुत जरूरी है बच्चों की, बच्चों को उठा के ले जाएगा तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, एग्जम्प्ट कर दिया है जी। उसके बाद हाउस कीपिंग सर्विस दी है कॉलेज को। अरे कॉलेज वाले बच्चों को हाउस कीपिंग की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है, तो बड़े बच्चे हो गए हैं, तो उसके लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएआई, ओहो सर ये याद नहीं आ रहा, क्या आईसीएआई क्या हमारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में आता है? यस आईसीएआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में आता है और उसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि आईसीएआई का जो लॉ इंडियन लॉ में आता नहीं आता, इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, इंडियन लॉ में ये डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है और ये कोर्स जो हमारा है इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए इसका जो एग्जामिनेशन है उसकी सर्विस एग्जम्प्ट होगी। बच्चा सोचेगा सर आई से देखे घबरा जाएंगे हम, हमें तो हालत खराब हो जाएगी, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई साहब ये हमारी सीए की डिग्री इतनी बड़ी डिग्री है, ये लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, इसको एग्जम्प्ट करेंगे, बट हाँ इसके एग्जाम को एग्जम्प्ट करेंगे, इसके ट्रांसपोर्टेशन फूड को एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू आईसीएसआई, सीएस इंस्टीट्यूट को हमने क्या दिया, प्लेसमेंट सर्विस दी है। ना 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 सर ये टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सर्विस हमने दी है वो सारे टैक्सेबल हैं, कॉलेज वगैरह को और अलग इंस्टीट्यूट को। उसके अलावा सिर्फ स्कूल वाली सर्विस हम एग्जम्प्ट करते हैं। डेवलपमेंट किया है हमने, कोर्स कंटेंट डेवलप किया है सीएमए के लिए। इसका मतलब क्या है, हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई है, और इनवर्ड सप्लाई तो भाई साहब सारी की सारी टैक्सेबल ही करते हैं हम। इनवर्ड सप्लाई तो टैक्सेबल करते हैं हम। अगर ये सर्विस होती एजुकेशन की सर्विस, अगर ये सर्विस होती कोर्स एग्जाम की सर्विस, तो हम एग्जम्प्ट कर देते। तो दिस इज इनवर्ड सप्लाई, इसको हम टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी, आप इसको करके आ जाओगे एग्जम्प्ट। क्यों करके आ जाओगे, आपको लगेगा कि ट्रेनिंग किसकी, फैकल्टी की, स्टाफ की, स्टूडेंट की, तो एग्जम्प्ट होनी चाहिए। भाई साहब ये ट्रेनिंग हमने इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, ये सर्विस किसने दी है, एबीसी लिमिटेड ने दी है स्कूल को, तो इनवर्ड सप्लाई है स्कूल के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग और फूड के अलावा कोई भी सर्विस इनवर्ड सप्लाई की एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल हो जाएगी। बच्चे यहां पे इस तरह के पॉइंट पे गलती करके आते हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है। सर इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, पहले समझो इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है। इनवर्ड जो सप्लाई हमने स्कूल ने ली है, तो ये सर्विस कवर नहीं है, इसको टैक्सेबल करके आएंगे। रिसिप्ट ऑफ बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन जर्नल, ठीक है जी, जिसके अंदर 3 लाख रुपए हैं, इसके लिए रिकॉग्नाइज लॉ वाले कॉलेज के लिए है, और बैलेंस है स्कूल के लिए। स्कूल वाले जो हैं वो कितने हैं, 5 लाख माइनस 3 लाख, स्कूल के लिए हैं 2 लाख रुपए। तो भैया 2 लाख रुपए तो हम एग्जम्प्ट नहीं करके आएंगे टैक्सेबल, तो इसमें से 3 लाख तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि स्कूल वालों के लिए ऑनलाइन जर्नल को हम टैक्सेबल करते हैं, बच्चों के लिए टैक्सेबल करते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है जी। पढ़ोगे इसको, रिवाइज करोगे, ये देखो ये 2 लाख रुपए हम टैक्सेबल कर दिया है जो हमने स्कूल के बच्चों के लिए किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद, इस लेसन के बाद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी एजुकेशन सर्विस एग्जम्प्ट है, कौन कौन सी सर्विस टैक्सेबल है। नेक्स्ट असम्पशन है दोस्तों, हेल्थ केयर सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है हमारा, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हेल्थ केयर की सर्विस आपके एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि बहुत रोल रहा है हेल्थ का हमारे इस पूरे साल में। हेल्थ केयर सर्विस में क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। आपने हेल्थ केयर सर्विस के बारे में सोचना है तो ये सोचना है कि पहले तो हॉस्पिटल और डॉक्टर को दी गई सर्विस एग्जम्प्ट नहीं करी गई है। लोग सोचते हैं जी हॉस्पिटल को या डॉक्टर को जो सर्विस दी है वो एग्जम्प्ट है, उनको दी गई सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है। जो हॉस्पिटल या डॉक्टर जो सर्विस देते हैं वो एग्जम्प्ट की गई है। सबसे पहले कोई बंदा बीमार होता है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है एक काम कर एक्सरे करा ले, या एक काम कर जाके अपना बीपी चेक करा, शुगर चेक करा। सबसे पहले बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, तो सबसे पहले डायग्नोस होता है, तो डायग्नोसिस की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो आपका अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो आपकी कोई भी तरह की डायग्नोसिस है, वो सारी सर्विस एग्जम्प्ट की गई है। पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी बात, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका एमबीबीएस होना चाहिए, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदा में हो, चाहे वो किसी भी और तरह की सर्विस में हो। गवर्नमेंट ने यहाँ बताया, कह रहे हम बता रहे हैं आपको, आजकल हिंदुस्तान में बहुत तरह के ट्रीटमेंट चल पड़े हैं। आजकल तो ट्रीटमेंट ऐसे भी चल पड़े हैं कि यहाँ बैठे बैठे आप कहते हो जी मैं बंदा बैठा है मुंबई में, मैं बैठा हूँ दिल्ली में, तो मैं मुंबई वाले बंदे को ठीक कर दूंगा रेकी सिस्टम से। गवर्नमेंट ने बोला माफ करो भाई साहब, हमारे को इस तरह की पद्धति को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करना, इस तरह की पद्धति को हम एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। और बहुत टेक्निक है, तो गवर्नमेंट वाले काम करो, तुम लिस्ट ले लो हमारे से, जो बंदे अप्रूव्ड काम करते हैं उनकी लिस्ट ले लो हमारे से। सबसे पहले लिस्ट बनाई गई, एलोपैथी अंग्रेजी दवाई एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। योगा, योगा तो सबसे पहले एग्जाम्प्ट होगा, योगा से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, रामदेव बाबा जी कर रहे हैं लोगों को योगा से ठीक। तो योगा की सर्विस से अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए माना जाएगा। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में क्या होता है जी, आपके यहाँ पे नस दबा देंगे, यहाँ पे कुछ वो लगा देंगे, दाना लगा देंगे दाल का चावल का, और उसको दबाएंगे, टेप लगा देंगे, नेचुरोपैथी हो गई, उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया गया है। आयुर्वेदा सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, एग्जाम्प्ट किया गया है। होम्योपैथिक बहुत चल रहा है आजकल, नुकसान नहीं करता, एग्जाम्प्ट किया गया है। सिद्धा, यूनानी, ये भी ट्रीटमेंट होते हैं, सिद्धा और यूनानी, इसको भी गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा एनी अदर सिस्टम एज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर हमें ध्यान रखना है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह के ट्रीटमेंट आपको याद करने पड़ेंगे, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और उन्होंने बोला जी ये रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हम उसको भी एग्जाम्प्ट करके आ जाएंगे। हालांकि अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे आए हैं कि नेचुरोपैथी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई और ट्रीटमेंट है, जैसे रेकी का ट्रीटमेंट हो गया या कोई और ट्रीटमेंट हो गया, उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया गया। तो पहले हम गए डायग्नोज कराने, डायग्नोज कराने के बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वही ट्रीटमेंट कर रहा है जो लिस्ट हो गई, जो लिस्ट हमें दी है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और उसके बाद अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक, ये सारे ट्रीटमेंट कर रहा है, तो हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, अदरवाइज एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एम्बुलेंस सेवाएं, हमें एम्बुलेंस सेवा चाहिए। तो एम्बुलेंस सेवा किस लिए होती है? पेशेंट को लेके जाने के लिए, घर से हॉस्पिटल, घर हॉस्पिटल से घर। तो इस बात पे भी एग्जाम्पशन आई हुई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट एग्जाम्प्ट है। अब एक बंदा बोलता है जी सर मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, बट मेरा मन है कि मैं एक एम्बुलेंस खरीदूं और गरीबों की सेवा करता हूं। या गुरुद्वारे वाले हैं, उन्होंने एम्बुलेंस खरीद ली, वो डॉक्टर तो नहीं है, ना वो ऑथराइज प्रैक्टिशनर है, बट उन्होंने एम्बुलेंस खरीद के गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला आपके लिए भी एग्जाम्पशन दे दी हमने, अगर आप डॉक्टर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एम्बुलेंस की सर्विस दे रहे हो, चाहे भले ही आप डॉक्टर ना हो, तभी भी हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। तो हेल्थ केयर सर्विसेज कर रही है अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर लाल पैथ लैब जो होती है, जैसे मान लो ये क्या है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, एचओडी क्या है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक्सरे करते हैं लोगों के, ये भी सारी सर्विस एग्जाम्प्ट की गई हैं। उसके बाद ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि उनके एक्ट में लिखा होगा, उनके लॉ में लिखा होगा ये बंदा एमबीबीएस होना चाहिए, तो ये बंदा क्या होगा, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, उसको भी एग्जाम्प्ट किया गया है। उसके बाद जब डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर सारे काम नहीं कर पाता, कुछ हम नर्स भी होती हैं, आपका मेडिकल स्टाफ भी होता है, ये आपका मान लो कोई, तो उनको भी, उनकी सेवाएं भी एग्जाम्प्ट की गई हैं, उनको बोलते हैं पैरामेडिक्स। नर्स वगैरह जो होती हैं उनकी सर्विस भी एग्जाम्प्ट की गई हैं। तो बेसिकली मैंने बोला जी पहले आप कराओगे जाके अपना एक्सरे, एक्सरे कराने के बाद जाओगे डॉक्टर के पास जो कि एमबीबीएस होगा या ऑथराइज्ड होगा, उसके बाद नर्स आपकी सेवा करेगी, वो आपको केयर करेगी आपकी, वो भी आपकी सर्विस एग्जाम्प्ट है। एम्बुलेंस में जाओगे, एम्बुलेंस चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे वो किसी बाहर वाले बंदे की हो, हर केस में एग्जाम्प्ट है। एम्बुलेंस चाहे एयर से जाए, चाहे पानी से जाए, चाहे जहाज से जाए, एम्बुलेंस कैसे भी जाए एग्जाम्प्ट माना जाएगा। तो ये बातें कर ली हमने। अब सर्विस की बात तो हो गई सर। अब मान लो एक पेशेंट एडमिट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया सर का, वो बैठा हुआ है और खाना आ गया, होश में आया, खाना आया, खाना खाने में कह रहा है कि जो खाना आया है इस पे जीएसटी लगाया है सर। वो बोलेगा खाना खाना यार, तू तो बीमार है। कह रहा नहीं जीएसटी लगाया नहीं लगाया। तो उसको बोलते हैं भाई देख इस पे बात सुन, ये तेरी जो मेडिकल सर्विस ली है ना हमने, मेडिकल सर्विस में ही इसका बिल इंक्लूड है फूड का,
कह रहा है सर ठीक है, ये क्या है, एक तरह से कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि जो आपने मेडिकल सर्विस, जो पेशेंट एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, उसका जो खाने का बिल है वो हमेशा देखोगे ना, वो हमेशा बिल में लग के आता है, तो खाने का बिल उससे अलग चार्ज नहीं करते हैं। इसलिए जो पेशेंट एडमिट है उसका खाना एग्जम्प्ट किया गया है। अगर कोई बंदा उससे मिलने आया है, जान बचाने वाले पेरेंट्स मिलने आए, वो खाना खा रहे हैं, तो उसको हम एग्जम्प्ट नहीं कर सकते। वो विजिटर का जो फूड है उसको एग्जम्प्ट नहीं करा। ओनली पेशेंट जो एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका खाना एग्जम्प्ट है। अब मान लो बंदा आया जनरल वार्ड में, और जनरल वार्ड के अंदर वो दवाई लेने आया, जी दवाई दे दो मेरे को बुखार हो गया है, और उसने खा के कैंटीन में खाना खा लिया, तो जो बंदा एडमिट नहीं है हॉस्पिटल में, उसके अलावा जितना भी कोई खाना खाएगा, चाहे वो पेशेंट हो, कोई और पेशेंट हो बाहर का, या फिर कोई उसके घर वाले हों, चाहे कोई रिलेटिव हो, उनका जो खाना है वो एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो याद रखना, सिंपल बात है, जो पेशेंट एडमिट है उसका खाना, क्योंकि मेडिकल सर्विस के अंदर ही क्लब हो जाता है कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 8 के अंदर, इसलिए इसको एग्जम्प्ट रखा गया है। उसके अलावा जो स्टाफ खाना खाता है उसको टैक्सेबल रखा गया है, उसको एग्जम्प्ट नहीं रखा गया है। ये क्या है, ये आपके लिए, क्योंकि ये सप्लाई हॉस्पिटल दे रहा है, किसको दे रहा है, स्टाफ को दे रहा है, अपने पेशेंट को दे रहा है, तो ये हॉस्पिटल के लिए आउटवर्ड सप्लाई है। मैं इनवर्ड की बात नहीं कर रहा, इनवर्ड तो सारी सप्लाई टैक्सेबल है हॉस्पिटल के लिए, सारी सप्लाई टैक्सेबल है, बट मैं बात कर रहा हूं इनवर्ड, मैं आउटवर्ड की बात कर रहा हूं कि हॉस्पिटल ने मेडिकल सर्विस दी, हॉस्पिटल ने फूड सर्विस दी, हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस सर्विस दी, तो फूड सर्विस सिर्फ पेशेंट जो एडमिट है उसके लिए एग्जम्प्ट है, बाकी के लिए एग्जम्प्ट नहीं है। पहली बात तो ये हो गई सर। हॉस्पिटल में क्या आता है सर, ब्लड भी आता है। जो ब्लड आया है ब्लड बैंक से, तो ब्लड बैंक की सारी सर्विस जो वो प्रिजर्व करने के लिए, उसके लिए भी जो सर्विस होती है उसको भी एग्जम्प्ट रखा गया है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर कुछ बायोमेडिकल वेस्ट होती हैं, उसको वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस तरह की सर्विस भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखी होगी। मेडिकल की लाइन में जो वेस्ट होता है बड़ी काम आती है वेस्ट, वो तो उस वेस्ट को भी हम सर्विस लेते हैं उसकी बेचने की, तो वो भी एग्जम्प्ट रखा गया है। पढ़ते हैं जी क्या लिखा हुआ है इसमें। हेल्थ केयर एनिमल की भी एग्जम्प्ट है, इंसान की भी एग्जम्प्ट है, और एनिमल की और बर्ड की हेल्थ केयर भी एग्जम्प्ट है। इस वाली एंट्री के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इंसानों को भी कवर किया गया है, एनिमल को भी कवर किया, और हॉर्स को भी कवर किया है। पता लगा आपने हॉर्स को उड़ा दिया यहां से, हॉर्स सिर्फ कृषि वाले में बाहर था, यहां बाहर मत करना दोस्तों हॉर्स को। तो हॉर्स भी एक एनिमल है, उसको भी, उसकी केयर भी यहाँ पे करेंगे, तो उसको भी हमने यहाँ पे एग्जम्प्ट करना है। उसके बाद बेचारे चिड़िया पक्षी, उनको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो सर्विसेज बाय कोड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड अदर सर्विसेज, ये भी क्या है आपकी एग्जम्प्ट रखी गई हैं। जो हॉस्पिटल एडमिट है उसको भी, उसी को हम खाना देंगे, वो ही एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी, ये बातें पढ़ ली हमने। तो मेन बातें क्या है जी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, और एम्बुलेंस की सर्विस। आपको याद होगा अभी पढ़ के आया हम ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट वाले केस में भी अगर ट्रस्ट ने कोई हॉस्पिटल खोला हुआ है, अगर ये तीनों बातें पूरी हो रही हैं, तीनों बातों में कोई बात हो रही है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर है, या फिर पैरामेडिक्स रखा हुआ है, तो अगर ट्रस्ट ने ये सारी बातें पूरी करी हुई है तभी उसको एग्जम्पशन मिलेगी हॉस्पिटल की, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये बातें पढ़ने के बाद हमने कहा जी एक हमारा किसी बंदे का ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के लिए हमने किसी और हॉस्पिटल से किसी बंदे को बुलाया। हमने कहा जी ये ऑपरेशन बड़ा क्रिटिकल है, इस ऑपरेशन में हमारा हॉस्पिटल का बंदा डॉक्टर काम नहीं कर पा रहा, उसको इतनी टेक्निकल स्किल नहीं है, हमने एम्स का डॉक्टर बुलाना है। तो एम्स का डॉक्टर को बुलाया गया और हॉस्पिटल ने कुछ मार्जिन ऐड कर लिया अपना। मान लो उस हॉस्पिटल ने उस डॉक्टर को दिए 2 लाख रुपए उस ऑपरेशन के, मान लो छोटा अमाउंट है वैसे तो बहुत, 2 लाख रुपए दिए, और 2 लाख रुपए में से कमीशन काट लिया 50,000 रुपए, ऐड कर दिया 50,000 रुपए, और पेशेंट को दे दिए 2.5 लाख का, पेशेंट को 2.5 लाख रुपए का बिल बना के दे दिया। तो 50,000 रुपए क्या है हॉस्पिटल के लिए, एक तरह से रिटेंशन मनी है, इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये रिटेंशन मनी है, ये रिटेंशन मनी जो है, जो 50,000 रुपए रिटेंशन मनी मैंने लिया एज ए कमीशन, जो मैंने उस डॉक्टर को दिया जो मेरे यहाँ पे ऑपरेशन करने आया, स्पेशली मेरे इनवाइट करने पे, तो मैंने कुछ मार्जिन ऐड कर दिया उसके अंदर, और मैंने पेशेंट को 2.5 लाख रुपए कोट कर दिया।
तो 50,000 रुपये जो मेरी इनकम हुई है उसको भी गवर्नमेंट ने का एग्जम्प्ट रखा जाएगा, क्योंकि आपने इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को बुलाया और उसके अंदर आपने कोई सर्विस ली है। इस तरह की सर्विस को भी हम हेल्थ केयर सर्विस में काउंट करेंगे, क्योंकि आपने काम तो वही किया है। तो मैंने कोई टेक्निकल बंदा बुलाया है बाहर से और उसकी सर्विस ली है, तो एक तरह से माना जाएगा कि वो हेल्थ केयर की सर्विस है। डॉक्टर को अगर मान लो मैंने हायर कर लिया तो मेरा एम्प्लॉय बन गया। एम्प्लॉय है तो वो सेक्शन शेड्यूल 3 में बाहर हो जाएगा, बट अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, उसकी सारी सेवाएं डॉक्टर की वो भी एग्जम्प्ट मानी जाएंगी। ठीक है जी, ये बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट वेदर एम्प्लॉय और नॉट आर एग्जम्प्ट। इनकी सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, कंसल्टेंट की सेवाएं भी एग्जम्प्ट रखी जाएंगी। ठीक है जी। और देखते हैं जी, एनालाइज करते हैं इसको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट को भी हम एग्जम्प्ट करेंगे। बट अगर आपने कोई कराया है हेयर ट्रीटमेंट या प्लास्टिक सर्जरी कराई है आपने, उसको हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी को हम कभी भी हेल्थ सर्विस नहीं मानते। ये आपकी जरूरत नहीं है, ये आपकी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी लग्जरी की चीज है। तो लग्जरी वाली चीजों को हम एग्जम्प्ट नहीं करते। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी को हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। अगर कोई सर्जरी हुई है किसी एक्सीडेंट के द्वारा, मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उसका जो चेहरा है वो काफी खराब हो गया। अब एक्सीडेंट के बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट करते हुए हमें लगा कि हमें इसकी सर्जरी करनी चाहिए, तो उस केस में वो एग्जम्प्ट हो जाए, क्योंकि वो क्या बन गया, अब वो बन गया मेडिकल सर्विस का पार्ट, वो बन गया सेक्शन 8 का पार्ट, वो बन गया कंपोजिट सप्लाई। तो इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आप स्पेशली जाके बोल रहे हो सर मेरी फेस की ना वो कर दो प्लास्टिक सर्जरी, तो आपका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, बिना मतलब के आप जा रहे हो और अपना फेस को क्या करवा रहे हो, यू आर गेटिंग डन द प्लास्टिक सर्जरी, उस केस में वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या करती है, बेसिकली ये काम क्या करती है, डायग्नोस करती है, ट्रीटमेंट करती है, केयर करती है, किसकी, इलनेस की, इंजरी की, डिफॉर्मिटी की, एब्नॉर्मलिटी की और प्रेगनेंसी की, इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डायग्नोस्टिक करना, इन्वेस्टिगेशन करना भी क्या हो जाएगा, जीएसटी में एग्जम्प्ट माना जाएगा। जितनी भी लैब है इनको एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है जी। रूम रेंट जो होगा वो पेशेंट अगर हमारा पेशेंट एडमिट है तो उस केस में रूम रेंट एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई में आ जाएगा सेक्शन 8 में और मेडिकल सर्विस के अंदर उसको मर्ज हो जाएगा, इसलिए उसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया है। अगर कोई पेशेंट एडमिट नहीं है या उसके घर वालों ने रूम रेंट ले लिया है तो उस केस में एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। ठीक है जी। सर्विसेज बाय सीनियर डॉक्टर्स क्या रखा हुआ है, एग्जम्प्ट रखा हुआ है। ठीक है जी। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट, अगर पेशेंट से हमने कोई अमाउंट चार्ज करा है उसको भी एग्जम्प्ट रखा गया है। अगर हमने कोई मार्जिन कमाया एक्स्ट्रा उसको भी एग्जम्प्ट रखा गया है। फूड सप्लाई टू पेशेंट, मैंने बताया जो पेशेंट एडमिट है उनके लिए एग्जम्प्ट है और जो एडमिट नहीं है उनके लिए टैक्सेबल है। उसके बाद एनी अदर सर्विसेज लाइक हमारा हॉस्पिटल है, हमने हॉस्पिटल का छोटी सी जगह किराए पे दे दी, तो रेंटिंग ऑफ शॉप, रेंटिंग ऑफ ऑडिटोरियम, रेंटिंग ऑफ फार्मेसीज इज नॉट एग्जम्प्ट। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर हॉस्पिटल ने अपनी कोई जगह किराए पे दे दी है तो उसका पर्पस हेल्थ केयर का नहीं है, तो उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल दोस्तों, बहुत सिंपल है, सिंपल बात है। अगर हमने कोई सर्विस ली है मेडिकल प्रैक्टिशनर की, डॉक्टर की, तो वो एग्जम्प्ट होगी। अगर हमने कोई सर्विस दी है हेल्थ केयर की, किसकी, मेडिकल सर्विस दी है, पहली बात, वो भी कौन सी, रिकॉग्नाइज सिस्टम, एलोपैथी, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, जो भी सर्विस लिस्टेड है वो दी है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज दी है तो टैक्सेबल है। अगर हमने फूड फैसिलिटी दी है पेशेंट जो इन है तो एग्जम्प्ट है। अगर हमने फूड फैसिलिटी दी है किसी और पेशेंट को, स्टाफ को, तो टैक्सेबल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने रूम दिया है रेंट पे, पेशेंट एडमिट जो है उसको दिया है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। अगर हमने कोई मार्जिन कमाया है, रिटेंशन कमाया है हेल्थ केयर सर्विस पे, तो वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा।
अब हम देखते हैं जी इलिस्ट्रेशन। हमारे को ज्यादा क्लैरिटी इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विस। इसका मतलब क्या है? ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। सर ये करना जरूरी है पेपर में, ये करने से क्लैरिटी ज्यादा अच्छी रहेगी आपके माइंड में। इसने रेकी हीलिंग दी है। रेकी हीलिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज टैक्सेबल। प्लास्टिक सर्जरी, ओहो ये तो सर टैक्सेबल होती है, पर पूरा पढ़ लो एक बार। वन ऑफ सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। नया बॉर्न अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको तो पता ही नहीं कुछ कि मैं सर्जरी कराऊंगा क्यों नहीं कराऊंगा, तो बेचारा पैदा हुआ है, तो उसके हेल्थ के मैटर की वजह से उसको ये सर्जरी करनी पड़ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, ये हमारी लग्जरी नहीं है। उसके बाद एयर एम्बुलेंस है, चाहे एम्बुलेंस एयर हो चाहे वो कहीं से भी हो, उसको हम एग्जम्प्ट हमेशा कर देते हैं। उसके बाद पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, पेशेंट बहुत की हालत खराब है और उसको सर्विस दी जा रही है घर पे जाके। आपने गौर किया होगा कोरोना का टाइम में बहुत सारे डॉक्टर्स घर पे आके सर्विस दे रहे थे और नर्स भी आके सर्विस दे रही थी। आपको आपके वेलबींग के लिए सर्विस घर पे दी जा रही थी। तो उस केस में अगर आप बहुत टर्मिनली इल हो, आपको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, तो उस केस में घर में सर्विस दे रहे हैं, बट वो सर्विस हेल्थ केयर की सर्विस हो, तो उसको भी गवर्नमेंट कहती है हम एग्जम्प्ट रखेंगे, क्योंकि सर्विस देना पर्पज है, हेल्थ केयर देना सब पर्पज है, हॉस्पिटल में देना घर में देना कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एग्जम्प्ट करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय योगा को भी हमने एग्जम्प्ट रखा है, क्योंकि योगा जो है वो हमारा रिकॉग्नाइज सिस्टम मेडिसिन में आने लग गया अब, क्योंकि इसके बाद हम योगा को भी एग्जम्प्ट मानेंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली, सिंपल है, पढ़ लेना है आप इसको। लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए, ये एंट्री आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एग्जम्प्ट है, होम में दे रहे हो, हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हो, एग्जम्प्ट है। सर्विसेज बाय कोड ब्लैंक बैंक फॉर नर्सिंग होम में चाहे कोई भी हो, प्रिपरेशन ऑफ स्टेम सेल एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं, टैक्सेबल है सर। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक लग्जरी है, एक जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस सर्विस हमेशा ही क्या होती है, हमेशा ही एग्जम्प्ट होती है, चाहे पेशेंट के घर से हो चाहे कहीं से भी हो। नेचुरोपैथी, याद है हमारे को नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है, इसको भी हम एग्जम्प्ट करेंगे। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी कर रही है टू रिस्टोर एनाटॉमी ऑफ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब ये कंपोनेंट सप्लाई है, हेल्थ सर्विस का पार्ट है, इसको भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे। प्रेनिक हीलिंग ट्रीटमेंट एंड सच ट्रीटमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज, सर ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है हमने नहीं सुना कभी भी, क्या होता है इसके बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मॉर्चुरी सर्विसेज क्या हो जाएगा सर ये भी हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। बहुत गलत, याद करो अपना शेड्यूल 3 भूल जाते हो आप। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ था अगर आप किसी डिसीज या किसी डेड बंदे को लेके जा रहे हो कहीं एम्बुलेंस से, तो उसको सप्लाई नहीं मानते। अरे भाई साहब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की बात कहां से आएगी, जब सप्लाई नहीं है तो एग्जम्पशन की बात तो आएगी ही नहीं। याद करो मेरी क्लास को। तो इस तरह की सर्विस को हम शेड्यूल 3 में नॉट सप्लाई लिखेंगे, सप्लाई ही नहीं है तो एग्जम्पशन की बात तो नहीं आएगी, तो इट इज नॉट सप्लाई, यहां पे हम लिखेंगे सप्लाई नहीं है एंड एग्जम्पशन की बात नहीं आएगी। तो ये सिंपल हमारा क्वेश्चन था जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। तो अभी हमने इस क्लास में डिस्कस करी हैं अपनी 5 सर्विसेज। पहली सर्विस करी है हमने कृषि की, एग्रीकल्चर सर्विसेज डिस्कस करी है हमने, फिर हमने डिस्कस करी है अपनी रिलीजियस सर्विसेज, फिर हमने डिस्कस करी है अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट की सर्विस, फिर डिस्कस करी है हमने एजुकेशन सर्विसेज, फिर लास्ट में डिस्कस करी है हेल्थ सर्विसेज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और साथ में हमने क्वेश्चन भी करे हैं डिस्कस, ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। क्लास को आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और सर्विस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट सर्विसेज, और जब तक आप इस सर्विस को अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको पॉसिबिलिटी है तो आप इसका चार्ट बना लो, नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम में पूरा ना पढ़ना पड़े आपको, सिर्फ आप चार्ट बना के उसको रिवाइज कर पाएं। अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।